हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो में फंक्शन बेस्ड व्यू का यूज़ करके एक CRUD प्रोजेक्ट देखेंगे। इसमें मैंने यूज़ किया है फंक्शन बेस्ड व्यू जेंगो का, एजेक्स, बूटस्ट्रैप 5, ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें मिलेगा। बनने के बाद डेमो देख लीजिए प्रोजेक्ट का, उसके बाद आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यह वीडियो देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऐड एंड अपडेट करने का फॉर्म है, जहाँ पर आप नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सोनम, और sonam@gmail.com मैंने इसकी ईमेल ID लिखी, और सोनम पास या फिर कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं पासवर्ड मैंने लिखा, और मैंने सेव में क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेटा आपको इंसर्ट होकर दिखाई देता है, वो भी बिना पेज रिफ्रेश हुए या फिर रीलोड हुए। इसी तरीके से अगर किसी को एडिट करना हो, मान लीजिए सोनम को करना, तो सोनम के एडिट बटन में क्लिक कीजिए। अगर राज को करना तो राज के एडिट बटन में क्लिक कीजिए, आपको डेटा यहाँ पॉपुलेट होकर दिखाई देगा। यहाँ से आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पासवर्ड चेंज करना है, करंट पासवर्ड अभी सोनम 1234 है, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ राज 123 में। तो मैंने ये लिखा और मैंने सेव में क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है राज 123। पासवर्ड चेंज होकर यानी कि अपडेट हो जाता है हमारा डेटा, वो भी बिना पेज रिफ्रेश या रीलोड हुए। इसी तरीके से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट बटन में क्लिक कीजिए और ये आपका डिलीट हो जाएगा बिना पेज रीलोड हुए। आपको साथ में यहाँ पर मैसेज भी दिखाई देता है। और मैंने इसको किया रिफ्रेश, और ये हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग अभी देखने वाले। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़, और आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा बनेगा कैसे, और बाकी सारी चीज़ें हमें देखने की आवश्यकता है। एक फ़ोल्डर पहले बनाइए जहाँ पर आपका अपना प्रोजेक्ट रहेगा। मैं ओपन फोल्डर में क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे जाना है सी ड्राइव में। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जेंगो कोड, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारा अपना प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट बनाना आप सभी को आता होगा। यहाँ पर आना है और अपने इस फोल्डर में लिखना है जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जो भी प्रोजेक्ट का आप नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ जेंगो एजेक्स CRUD। तो ये रखा मैंने, एंटर प्रेस किया, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक एप्लीकेशन बनाना था। मैं इसके अंदर पहले चलता हूँ जेंगो, और यहाँ पर मुझे लिखना है python manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम रखते हैं इनरोल, या फिर आप जो भी मर्जी वह नाम रख सकते हैं। मैंने इनरोल नाम रखा, तो हमारा एप्लीकेशन भी क्रिएट हो गया। इस एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो setting.py फाइल में आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको इंस्टॉल करना है इसको यहाँ पर। तो इनरोल सिंपली लिख कर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि हम लोग वर्जन कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पाइथन का या फिर जेंगो का। तो ये देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना। तो पाइथन -- वर्जन का मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.8.5, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। उसी तरीके से जेंगो का देखिए जेंगो-admin -- वर्जन, और मैं जेंगो यूज़ कर रहा हूँ 3.1, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है, यानी कि आज तक का लेटेस्ट वर्जन है ये दोनों का। तो एप्लीकेशन हमने अपना इंस्टॉल कर लिया। अभी सेटिंग्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ पर यूज़ करना है बूटस्ट्रैप, यानी कि CSS का फाइल होगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर फोल्डर बनाना है स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर एक और फोल्डर बनाना है जो कि हमारा एप्लीकेशन का नाम है वह। तो मैंने वह बनाया। फिर इस एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है CSS, जिसके अंदर हमारे CSS के फाइल्स रहेंगे। सेम उसी जगह पर हमें एक और फोल्डर बनाना है JS का, जिसके अंदर हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स रहेंगे। तो पहले बूटस्ट्रैप को यहाँ पर एम्बेड करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5, आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। डाउनलोड बटन में क्लिक कीजिए, उसके बाद ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप CDN भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड बटन में क्लिक करना है और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा जिप में। देखिए यहाँ डाउनलोड हो रहा है, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, फिर भी ये डाउनलोड हो गया, क्योंकि छोटा सा जल्दी डाउनलोड हो जाता है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा डाउनलोड किया हुआ, इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है। ये जिप फाइल में है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं WinRAR या फिर किसी का भी यूज़ करके, जो भी आपके पास एप्लीकेशन हो। ये हमारा फोल्डर, इसके अंदर आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक और फोल्डर, इसके अंदर CSS, और यहाँ से हमें बस लेना है बूटस्ट्रैप min.css या फिर बूटस्ट्रैप। तो मैं बूटस्ट्रैप को लेता हूँ, इसको कट कीजिए या फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसको लेना है, इसको कट या कॉपी कीजिए, और आपका जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट है, मेरा C ड्राइव में है। C ड्राइव के अंदर जेंगो कोड के अंदर यहाँ से इनरोल स्टैटिक इनरोल CSS, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। तो बूटस्ट्रैप का CSS फाइल हमने यहाँ पर ले लिया।
अभी सेम एक बार बैक करता हूँ और JS फोल्डर के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखनी है। तो यहाँ पर हमें और इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर JS का फाइल है हमारा, यहाँ पर आपको लेना है bootstrap.js, ये वाला फाइल, इसको मैंने कट किया, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, सिंपल। अभी इसमें हमें बस इतना ही चाहिए। ये फोल्डर अब किसी काम का नहीं है, ये दोनों आप इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वापस से यहाँ से आप popper.js चाहें तो उसको ले सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो। popper.js आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए उसका लिंक कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा। बूटस्ट्रैप min.css का लिंक है, या JS का लिंक है, देखिए popper.js का लिंक। आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप 5 में हमें jQuery की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर मुझे jQuery यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने इस लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ तो मुझे ये कोड मिल जाता है। कभी कभी ये डाउनलोड हो जाता है, तब इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके इस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर इस तरीके से ओपन होता है तो Ctrl+A Ctrl+C से इसको कॉपी कीजिए, देन यहाँ आना, यहाँ पर हमारा CSS का फाइल था और ये हमारा JS का फाइल था। ये हमारा जो है popper.js होगा, तो आपको जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाना है, यानी कि इस फोल्डर में यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ लिखना है popper.js, और आपको ये पूरा का पूरा कोड जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है और उसको सेव कर देना है। ये आपका कुछ देर में ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये दो फाइल्स हमने यहाँ पर डाली और हमने CSS भी bootstrap.css भी लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ सिंपली बूटस्ट्रैप को। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अभी jQuery मुझे चाहिए क्योंकि मुझे AJAX यूज़ करना है, मैं jQuery के साथ AJAX का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं jQuery डाउनलोड करूँगा। ये बूटस्ट्रैप के लिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मुझे AJAX यूज़ करना है आसानी से, इसलिए मैं jQuery का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो बिना jQuery के भी AJAX का यूज़ कर सकते हैं, वह हमने देखा हुआ है AJAX वाले प्लेलिस्ट में। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके AJAX कैसे इस्तेमाल करते हैं। डाउनलोड jQuery में यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको jQuery की फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर कंप्रेस्ड फाइल और अनकम्प्रेस्ड फाइल मिलेगा, प्लस आपको स्लिम बिल्ड भी मिलेगा। स्लिम बिल्ड आपको नहीं करना बिकॉज इसमें AJAX इंक्लूड नहीं है, तो मैं यहाँ में से कोई भी एक, मैं डेवलपमेंट ये वाले में क्लिक करता हूँ। इस तरीके से ओपन होता है, तो आप Ctrl+A Ctrl+C कर लीजिए। अगर फाइल आपको डाउनलोड होने का मिलता है तो आप डाउनलोड करके डायरेक्टली फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। हमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिला, हमारा फाइल इस तरीके से ओपन हो रहा है, तो Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी करना है। देन आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है JS वाले में, और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ लिखिए jQuery.js और सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दीजिए। आपका ऑटो फॉर्मेट होगा, थोड़ी देर में ऑटो फॉर्मेट हो गया। अभी jQuery भी हमारे पास आ गया। हमारे पास bootstrap.js है और popper.js और bootstrap.css है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रख दी हुई हैं। अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और इसको कर देता हूँ नीचे। पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपने लिए तैयार कीजिए कि होम पेज पे मुझे क्या करना है। मुझे एक फॉर्म दिखाना है और डेटा रिट्रीव करके दिखाना है। डेटा रिट्रीव करके बाद में दिखाएंगे, पहले हमें फॉर्म एक दिखाना है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप डेटा उसमें डालें और वो इंसर्ट होकर आपके डेटाबेस में जाकर सेव हो। तो फॉर्म चाहिए, फॉर्म का डेटाबेस में सेव होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मॉडल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल आप बना लीजिए। यहाँ पर मॉडल में एक क्रिएट करता हूँ, क्लास यूज़र, ये हमारा अपना यूज़र है। आप लोगों को पता है एक डिफ़ॉल्ट यूज़र भी हमें मिल जाता है, बट वह यह नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर अपना बना रहे हैं। मॉडल बहुत लोग मॉडल लिख देते हैं इसको, तो मॉडल नहीं लिखना, ये मॉडल्स है। यहाँ पर जो स्मॉल में आप देख रहे हैं ये मॉडल्स है, और ये मॉडल है आपका कैपिटल में M। तो ये लिखा हमने, हम लोग मॉडल क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर मॉडल क्लास बनाया हमने। मॉडल क्लास क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक टेबल चाहिए डेटाबेस में। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स की कम बात करेंगे। तो models.char फील्ड नेम है, तो char फील्ड रखते हैं और इसका मैक्स लेंथ हम लोग दे देते हैं 70 का, या फिर आप जितनी मर्जी उतनी का रख सकते हैं। उसी तरीके से एक ईमेल के लिए ईमेल फील्ड बनाएंगे। ज़्यादा फील्ड्स नहीं रख रहा हूँ मैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको CRUD दिखा रहा हूँ 3 फील्ड्स के साथ। मॉडल्स डॉट, ये हमारा char फील्ड के बजाय हो जाएगा ईमेल फील्ड, और ईमेल फील्ड में मैं मैक्स लेंथ दे देता हूँ 100 का। उसी तरीके से पासवर्ड ये हमारा हो गया, और ये हमारा char फील्ड रहेगा, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 100। तो ये हमारा मॉडल तैयार है। इस मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, मेक माइग्रेशन करेंगे, फिर माइग्रेट करेंगे, तो हमारा डेटाबेस में जाकर एक टेबल तैयार हो जाएगा।
तो इस चीज़ को करने के लिए पहले हमें कमांड रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर python manage.py और मेक माइग्रेशंस, इससे हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट होगा। देन हमें माइग्रेट कर देना है सिंपली यहाँ पर माइग्रेट, और ये हमारा माइग्रेट हो गया। CLS मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये हमारा टेबल वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। इसके लिए आप या तो SQLite व्यूअर का जो टूल हमने देखा था अपने कोर्स में उसका आप यूज़ कर लीजिए, फिर मैं एडमिन में जाकर लॉगिन करके देख लेता हूँ कि ये हमारा सही तरीके से दिख रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक एडमिन यूज़र। तो आप यहाँ आना है python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और इसका नाम रखेंगे एडमिन, ईमेल आईडी कुछ भी नहीं, पासवर्ड एडमिन वाइल इक्वल इंटरप्रेस, और ये हमारा CLS। अभी हमें ऐसे नहीं दिखाई देगा, मुझे इसको एडमिन में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो admin.py फाइल में यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो from.models import यूज़र, तो हमने यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। तो मैं यहाँ ये डेकोरेटर यूज़ कर रहा हूँ admin.register, और किसको रजिस्टर करना है, यूज़र को। तो यहाँ पर यूज़र लिख देना है। इसके बाद क्लास एक बनाएंगे, एडमिन यूज़र एडमिन, या फिर एडमिन यूज़र, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्लास का नाम यहाँ पर एडमिन लेना है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मॉडल एडमिन। देन कौन कौन सा कॉलम मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना है ऑल। मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, आप लिस्ट डिस्प्ले इक्वल, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कि जो सा कॉलम मुझे दिखाना है उसका आईडी दिखाना है, नेम दिखाना है। आईडी हमारा ऑटो जनरेट होता है, याद रखिएगा, ईमेल, और एक हमारा है पासवर्ड। आईडी हमने यहाँ पर अपने मॉडल फॉर्म में कहीं दिया हुआ नहीं है, ऑटो जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा लिस्ट डिस्प्ले हो गया। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, यानी कि python manage.py रन सर्वर करते हैं। इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं। और हम लोग अगर इसको एडमिन में जाकर देखें, यहाँ पर एडमिन लॉगिन करते हैं, देखिए यहाँ यूज़र हमें मिल जाता है और यहाँ पर हमारा सब कुछ हमें मिल जाएगा। देखिए हमारा जो एक नया फीचर आया हुआ है 3.1 में, वो साइड बार हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है। 3.0 में हमें ये देखने को नहीं मिलता था, बट अब ये नए फीचर के साथ हमें यहाँ पर एडमिन एप्लीकेशन में ये एक साइड बार मिल जाता है। तो हमारा ओवरऑल अभी तक का काम बिल्कुल सही है। हमारा टेबल तैयार है डेटाबेस में, और हमने इसको रजिस्टर कर लिया, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। इसको कर देता हूँ मैं लॉग आउट। अभी इसका यूज़ करके, यानी कि ये जो हमारा मॉडल है, इसका यूज़ करके हम लोग मॉडल फॉर्म बना सकते हैं, जिससे कि हम लोग फिर इसको रेंडर करवा के यूज़र को दिखाएंगे फॉर्म को। चलिए एक मॉडल फॉर्म तैयार करते हैं। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, एक फॉर्म्स नाम का फाइल होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए एप्लीकेशन में, और यहाँ पर लिखिए forms.py। ये हमारा forms.py, इसको मैं कर देता हूँ नीचे। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है क्या, तो फ्रॉम Django import forms को हमने इंपोर्ट किया। फिर हमें मॉडल फॉर्म बनाना था, हमें यूज़र भी लिखना पड़ेगा, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मॉडल्स में हमारा यूज़र मॉडल हमारा क्रिएट है, तो वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए यूज़र को। बाकी आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज़ की तो हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। क्लास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन, जो भी आप देना चाहें। मैं यूज़र रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ, या फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी लिखें तो चलेगा। मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही कर देता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और ये हमारा मॉडल फॉर्म है, इसलिए आपको लिखना है forms.model फॉर्म। देन इसके अंदर हमारा बनेगा क्लास मेटा। अब क्लास मेटा क्या है ये आपको नहीं पता, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली मिस किया हुआ है। मॉडल इक्वल, कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है, मुझे यूज़र यूज़ करना है, तो मैंने यूज़र लिखा। और कौन कौन सा फील्ड मुझे दिखाना है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम दिखाना है मुझे, और मुझे दिखाना है ईमेल, और मुझे दिखाना है पासवर्ड। तो ये हमारा फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर लिख दी, बस इतना ही लिखते हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी हमें अगर बूटस्ट्रैप वाला फॉर्म चाहिए तो हमें विजिट वगैरह सेट करना पड़ेगा, क्लासेस ऐड करनी पड़ेगी, और उसको बाद में दिखाता हूँ। पहले इतना देखिए, हमारा मॉडल फॉर्म तैयार है। अब हमें इसको रेंडर करवाना है। रेंडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए व्यू लिखना पड़ेगा, और व्यू के बाद ये रेंडर कहाँ होगा, किसी टेम्पलेट में। तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। अपने एप्लीकेशन में आइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर बनाइए टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स के अंदर में एक फ़ोल्डर बनाते हैं इनरोल नाम का। फिर इस इनरोल नाम के फोल्डर में एक फ़ाइल बनाएंगे हम लोग home.html। ओके, तो यहाँ पर हमें अपना सब कुछ लिखना है।
तो पहले व्यू में आते हैं, व्यू में हम लोग अपना व्यू बनाते हैं जो कि हमारे लिए रेंडर करेगा फॉर्म को। तो फॉर्म हमारा ये वाला है, तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको स्टूडेंट को कॉपी किया और ये फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर बस फ़िलहाल के लिए इतना ही लिखता हूँ। और हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू है होम, ये हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पर होगा। देन हम लोग को ब्लैंक फॉर्म दिखाना है, तो fm इक्वल, या फिर मैं फॉर्म ही लिखते हैं, फिर fm लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म इक्वल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, इसमें बस क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के रूप में पास कर देना है और यह हमारा फॉर्म हमें दिखाई देगा। तो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और कहाँ पर भेजना है, इसे हमें भेजना है इनरोल के अंदर, जो हमने home.html बताया है बनाया, वहाँ पर हमें भेजना है। और ये हमें भेजना है फॉर्म, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्म। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये हमारा चलाएगा फॉर्म, ये जो हमारा है हमारा चलाएगा यहाँ पर। और हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है, जैसे फॉर्म हम लोग रेंडर करवाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बॉडी के अंदर में आइए और यहाँ पर फॉर्म टैग पहले लिख देते हैं, बिकॉज ये हमें फॉर्म टैग बना कर देगा नहीं। तो पोस्ट के साथ मैंने यहाँ पर लिखा, देन CSRF लिख देना है, वरना ये हमें दे देगा एरर। और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं हम लोग फॉर्म डॉट एज पी और इसको सेव कीजिए। एक मैं ये ओके इतने रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश यहाँ पर, क्योंकि हमने URL नहीं बनाया इस वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें आना है यहाँ पर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में URLs, और सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इनरोल इंपोर्ट व्यूज़, ये व्यूज़ हमने इंपोर्ट किया और ये ब्लैंक पर दिखना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी लिखने का सकता नहीं है। यहाँ पर हमें लिख देना है व्यूज़ डॉट होम, इसका नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं होम। और मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखिए हमें क्या बता रहा है, एक एरर दे रहा है, फॉर्म स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नीड्स अपडेटिंग। देखिए हमें कह रहा है कि क्रिएटिंग अ मॉडल फॉर्म विदाउट ईदर द फील्ड्स एट्रीब्यूट। हमने यहाँ पर स्पेल मिस्टेक किया होगा ऐसा मुझे लगता है। तो आपको आना है फॉर्म्स में और यहाँ पर हमें लिखना है फील्ड्स, ना कि फील्ड। अभी इसको स्टॉप कीजिए और वापस इसको रन कीजिए। अभी ये हमारा सही तरीके से रन कर रहा है। अभी वापस से यहाँ आना है और इसको रिफ्रेश करना है। फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, फॉर्म तो दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या करना है, कुछ थोड़ा सा स्टाइल हम लोग इसमें दे देते हैं ताकि ये हमें थोड़ा सा बेहतर लुक दे। उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ, ये लिख देते हैं Django Ajax CRUD। और बॉडी के अंदर में हम लोग लिखेंगे एक डिव बनाते हैं। अच्छा, डिव बनाने से पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा जो हमने CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पर लिखी है वो सारी। तो मुझे यहाँ पर लिंक यूज़ करना है। यहाँ पर आते हैं लिंक CSS, और ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है। हमें जिस तरीके से स्टैटिक यूज़ करना सिखाया गया उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। पहले इसके ऊपर में आना है यहाँ पर, और हमें लिखना है क्या, लोड स्टैटिक। ये हमारा हो जाएगा लोड स्टैटिक फाइल यूज़ करने से पहले स्टैटिक को लोड करना पड़ता है। हमने स्टैटिक को लोड कर लिया, उसके बाद स्टैटिक लिखिए। ओके, इसमें % के अंदर में लिखना है यहाँ पर स्टैटिक। और हमारा ये स्टैटिक फाइल कहाँ पर है, यानी कि बूटस्ट्रैप इनरोल फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर के अंदर है हमारा bootstrap.css। तो ये एक हमें मेंशन करना है जिससे में बूटस्ट्रैप CSS हमारे इंक्लूड हो जाता है। देन हमें यहाँ पर क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर यहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखने हैं जो जावा स्क्रिप्ट के हैं। तो यहाँ पर भी हमें स्टैटिक की तरह ही इसको लिखना है %। देन ये हमारा स्टैटिक, और ये हमारा है इनरोल के अंदर JS के अंदर है हमारा jQuery। पहले इंक्लूड कर लेता हूँ jQuery.js। देन इसी तरीके से हमें jQuery के साथ हमें और क्या क्या करना है, jQuery से हमें करना है बूटस्ट्रैप, और हमें करना है popper.js। तो पहले यहाँ पर
popper.js देन bootstrap.js। ये हमने बूटस्ट्रैप के लिए इसको तैयार किया और हमारा जो jQuery है वह भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। हमारा ये अब सही तरीके से बूटस्ट्रैप इसमें काम करना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक डिव बनाते हैं और इसी डिव के अंदर में हम लोग लिखेंगे h2, जिससे हम लोग एग्जामिन भी कर लेंगे कि हमारा ये सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Django फंक्शन बेस्ड व्यू एजेक्स बूटस्ट्रैप 5 CRUD प्रोजेक्ट, और इस डिव में क्लास डाल देते हैं कंटेनर का इक्वल, ये हमारा हो जाएगा कंटेनर, और मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 5। और ये जो हमारा हेडिंग बनेगा इसमें भी कुछ क्लासेस दे देते हैं ताकि ये बूटस्ट्रैप का हमारा सही दिखे। ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, तो मैं इसको टेक्स्ट सेंटर देता हूँ। और ये हमारा अलर्ट डेंजर, ताकि हमें लाल रंग में दिखाई देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। रिफ्रेश किया, ओके, ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अब इसी के अंदर में ये फॉर्म हमारा दिखना चाहिए, तो मैं इस फॉर्म को इसके अंदर लेकर चलता हूँ, इस डिव के अंदर में। इस फॉर्म को हम लोग एक रॉ के अंदर में लिखेंगे, तो डिव रॉ एक बनाते हैं। कंटेनर तो बना लिया, रॉ बना लेते हैं अब। और इस रॉ के अंदर में एक कॉलम बनाएंगे, तो डिव डॉट कॉलम-4, यानी कि 4 कॉलम हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग अपना ऐड या अपडेट करने का फॉर्म रखेंगे और बाकी में हमारा डेटा रिट्रीव होकर हमें दिखाई देगा डेटाबेस से। तो इसमें एक h4 से पहले लिख देता हूँ मैं कि ये हमारा ऐड या अपडेट स्टूडेंट का सेक्शन है, जिसमें हम लोग कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे देते हैं। क्लास इक्वल, ये हमारा टेक्स्ट सेंटर अलर्ट इन्फो। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये हमारे इसी के, ये जो हमारा फॉर्म है वो इसी इतने ही कॉलम्स में दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसमें हमें, ये जो फॉर्म है हमारा, इसमें अभी बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं होने की वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको भी हम लोग अभी थोड़ी देर में फिक्स करेंगे। उससे पहले एक बटन भी बना लेता हूँ। फॉर्म टैग को नीचे करते हैं और यहाँ पर एक इनपुट बटन बनाते हैं। तो इनपुट बटन और वैल्यू इसमें हम लोग दे देंगे सेव, और इस बटन का क्लास देंगे क्लास इक्वल btn सक्सेस। इस बटन की आईडी दे देते हैं ताकि हमें भविष्य में काम आएगा। btn सेव या फिर ऐड आप लिख सकते हैं, बट मैं btn सेव इसको लिख रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। सब कुछ बढ़िया है, बस हमारा ये फॉर्म सही तरीके से दिखा। इसमें विजिट्स के थ्रू हमें इसमें क्लासेस लगानी है, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं वह। चलिए वह काम करते हैं। विजिट्स हम लोग लगाएंगे कहाँ पर, हमें लगाना है फॉर्म्स में, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है विजिट्स इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और पहला हमारा होगा नेम, तो पहले नेम लिखिए और यहाँ पर लिख देना है हमें फॉर्म्स। टेक्स्ट इनपुट है यह हमारा, तो टेक्स्ट इनपुट लिखना है, और यहाँ पर attrs का यूज़ करके हम लोग अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, क्लास लगाना है, बूटस्ट्रैप क्लास। होपफुली आपको पता होगा कि फॉर्म में क्या लिखते हैं, फॉर्म कंट्रोल। और इसका मैं एक आईडी भी देना चाहता हूँ, तो मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी इसका देते हैं नेम आईडी। वापस से अभी कौन आए, इसमें सभी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईडी सब में दे देते हैं। ये नेम हो गया, नेम के लिए। अभी ईमेल के लिए, तो ये ईमेल भी, ये हमारा ईमेल इनपुट हो जाएगा यहाँ पर। ईमेल इनपुट attr क्लासेस वही रहेंगी, बस हमें इसका आईडी चेंज करके क्या कर देना है, ईमेल आईडी। देने से तरीके से ये पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड, और ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड इनपुट। और attrs में फॉर्म कंट्रोल ही रहेगा। आईडी में हम लोग बस इसका चेंज कर देंगे पासवर्ड आईडी। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद वापस से बार रिफ्रेश करते हैं इसको, और देखिए ये हमारा आगे हमें यहाँ एरर आने वाला है। चलिए एरर आ गया, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये हमें बता रहा है कि आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है कॉमा का, तो मैंने यहाँ कॉमा नहीं दिया है, तो मैंने इसको सेव किया वापस से। ये हमारा ऑटो रिलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एरर है। देखते हैं कि एक और कॉमा हमने मिस किया है यहाँ पर। इसको सेव किया अब की बार,
तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने इसको रिफ्रेश करना है और ये हमारा फॉर्म अब सही दिखने लगा। ये हमारा सेव का बटन है। चलिए, फॉर्म एक साइड का काम हमारा हो गया। अभी हमें दूसरी तरफ का काम करना है। दूसरी तरफ का यानी कि यहाँ पर इस पार्ट में हमें क्या करना है, डेटा रिट्रीव करना है। डेटा रिट्रीव होगा नहीं क्योंकि डेटाबेस में डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ है नहीं। मैं क्या करता हूँ, एडमिन में जाता हूँ और एक डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। एडमिन और मैंने लॉगिन में क्लिक किया। हालांकि इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी मैं कर देता हूँ। ऐड यूज़र में जाते हैं। यहाँ पर हमें यूज़र ऐड करने का सोनम नाम ऐड किया और ईमेल आईडी sonam@gmail.com और यहाँ पर सोनम पास ये लिखा मैंने और सेव में क्लिक किया। ये हमारा एक डेटा इंसर्ट हो गया। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर हमें इसका डेटा दिखाई देगा। इस सेक्शन में हमें बनाना है तो हमें आना पड़ेगा कहाँ, अपने टेम्पलेट में। हमने SM4 के लिए SM4 में हमने अपना फॉर्म दिखाया। अब इस कॉलम से बाहर आइए और एक नया div.call-SM7 देखिए, इसमें हमने 4 दिया था, इसमें मैं 7 दे रहा हूँ, यानी कि हमारा 11 हो गया यूज़। अब इसके अंदर में हमें बाकी जो दिखाने का है वो हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को, इस 4 को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे। ये हमारा दिखाएगा क्या, शो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और ये टेक्स्ट सेंटर रहेगा, अलर्ट इन्फो ही इसको रहने देता हूँ और इसको करता हूँ सेव करके। पहले यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या दिखता है। चलिए, यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ पर डेटा दिखाई देगा बट टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ में बनानी कर सकता है टेबल के लिए टेबल टैग लिखिए और हमारा ये हो जाएगा क्लास। यहाँ पर दे देना है हमें ये टेबल और हावर वाला टेबल बनाएंगे तो टेबल हावर भी हमें यहाँ पर क्लास देना पड़ेगा। ये बूट स्टेप की क्लासेस हैं। देन यहाँ पर टी हेड हमें लिखना है और टी हेड के अंदर में हमारा एक हो जाएगा TR और इस TR के अंदर में लिखेंगे एक TH और इस TH में पहले लिखेंगे ID और इसमें हम लोग स्कोप देंगे कॉल का। तो इतना किया, ID हमें दिखाई देगा, फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक्शन, इतना हमें काम करना है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा नेम। उसी तरीके से हमें यहाँ पर दे देना है ईमेल और यहाँ पर दे देना है पासवर्ड और यहाँ पर दे देना है एक्शन जिसमें हमारा बटन रहेगा एडिट और डिलीट का। तो टी हेड हमारा तैयार है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया और हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई। अभी हमारे यहाँ पर डेटा हमें रिट्रीव करवाना है। डेटा रिट्रीव कब होता है, जब हमारा ये पेज रिफ्रेश होता है तो हमें फॉर्म भी दिखाई देगा और हमारा डेटा भी यहाँ पर दिखाई देना चाहिए इनिशियली। डेटा रिट्रीव करने के लिए क्या करेंगे, व्यू में आना है। कहाँ गया व्यू हमारा, ये व्यू और यहाँ पर हमें डेटा रिट्रीव करवाना, डेटाबेस से डेटा खींचना है और उसको एज ए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इस टेम्पलेट में पास करना। तो डेटा खींचेंगे जैसे सभी डेटा हमें चाहिए तो STUD यानी कि स्टूडेंट डेटा, यूज़र, मॉडल से ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है तो डिस्कस नहीं करते हैं। ऑल हमें यहाँ पर यूज़र को इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र और अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें ये जो है STUD ये हमें यहाँ पर पास करना है। तो ये हमने फॉर्म जैसे पास किया है बिल्कुल वैसे यहाँ पर STU लिख देता हूँ मैं और यहाँ पर ये हमारा चला जाएगा STU के तौर पर यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा और हमारा डेटा हमारे टेबल बॉडी में दिखने लगेगा। तो टी हेड से बाहर आइए, टी बॉडी में, टी बॉडी और इसमें एक क्लास ID बाद में लिखेंगे इसमें क्योंकि हमें लिखने का आवश्यकता पड़ सकती है। फिलहाल के लिए टी बॉडी में हमें लूप करवाना है एक एक रॉ, यानी कि जितने भी रॉज होंगे डेटाबेस में, जितने भी रॉज होंगे वो सारे रॉ हमारे होने चाहिए। तो हमें रॉ लूप करवाना है। फॉर लूप यूज़ करेंगे यहाँ पर DTL का यूज़ करके। तो ये हमारे इजी तरीके से हो जाएगा। फॉर ST इन STU आ रहा है हमारा तो STU में से पहला रॉ निकालेगा, STU में डालेगा। पहले मैं इसको end 4 कर देता हूँ। end STU में आएगा रॉ, बहुत सारे रॉज आएंगे तो पहला ऑब्जेक्ट निकाल कर STU में डालेगा। फिर STU में से आप ID निकाल लीजिए, फिर उसका नेम, ईमेल और पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें TR एक रॉ के अंदर में लिखना है तो TR और ये हमारा TD और पहले TD में क्या होगा, ID होगा जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इस TH में ID, तो हमें यहाँ पर ID ही लिखना है। तो ST.ID
देन इसी तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाएगा नेम, और यहाँ पर मिल जाएगा ईमेल, और हमें यहाँ मिल जाएगा पासवर्ड, और इसको सेव कर दीजिए। देखिए ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए होपफुली, और हमें रिफ्रेश करने पर यहाँ पर एक डेटा जो हमने एडमिन एप्लीकेशन से इंसर्ट किया था वह दिखाई देता। हमें यहाँ बटन अभी एडिट और डिलीट का लगाना पड़ेगा, इसलिए ये काम भी कर ही देता हूँ मैं। हमें इसी रॉ में रहना है, बस हमें टीडी डालना है, तो एक और टीडी, और इस टीडी के अंदर हमें बनाना है इनपुट फील्ड, तो इनपुट बटन वाला, और इसमें वैल्यू हम लोग दे देंगे एडिट, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हम लोग डेटा एसआईडी के थ्रू भेजेंगे। ये हमारा स्पेशल एट्रीब्यूट है, अगर आपको पता होगा तो, जिससे हम लोग डेटा भेज सकते हैं। तो मैंने इसका यूज़ किया, और हमारा ये कार्ड्स, और जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो ये डेटा हमारा जाएगा। कौन सा डेटा हमें चाहिए होगा, STID, ये वॉइस में चाहिए हमें, अभी हमें नहीं चाहिए। अभी मैं इसको ना लिखूँ तो भी चलेगा, बट मैं लिख देना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया। मैंने क्लास इक्वल BTN, ये हमारा हो जाएगा वार्निंग, और स्मॉल होना चाहिए, तो मैं इसका करता हूँ BTN SM, और मैंने इसको सेव किया। तो ये हमारा एक एडिट का बटन बन जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए एडिट का बटन एक हमारा स्मॉल आ गया। इसी तरीके से मुझे एक डिलीट का बटन भी चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ। ये जो हमारा इनपुट है इसको कॉपी पेस्ट किया, क्या किया, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट किया, और हमें इसमें भी आईडी ही चाहिए होगी, बस हमें इसका चेंज करना है क्या, वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा डिलीट, और यहाँ वार्निंग की जगह मैं कर देता हूँ डेंजर। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ हमारा डिलीट का बटन आ गया। ठीक है, आप फॉन्ट आश्रम का यूज़ करके यहाँ पर पेन वाला आइकन और डिलीट के लिए ट्रैश का आइकन भी दे सकते थे, बट अभी के लिए हमारा इतना काफ़ी है, और ये प्रॉपर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एडिट का डिलीट का हमें समझने में अभी के लिए आसानी होगी। तो ये हमारा यहाँ तक का तैयार है। अभी जो भी डेटा आप इंसर्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं आपको एक और डेटा इंसर्ट करके दिखाऊँ एडमिन से ही, यहाँ पर से एडमिन और लॉगिन यूज़र में आइए, देन एक ऐड यूज़र, एक और rahul@gmail.com और राहुल पास, और मैं इसको सेव में क्लिक करूँ और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमें एक और डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये तो है बेसिक स्टफ़ जो हमने कई बार देखा हुआ है। अभी क्या करना है हमें, हमारा एक्चुअल काम क्या है कि ये जो फॉर्म है यहाँ का डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है यहाँ पर, ना कि यहाँ एडमिन में जाकर, वह काम नहीं करना है। तो यहाँ पर फॉर्म है हमारा, यहाँ पर जो भी यूज़र लिखेगा और सेव में क्लिक करेगा वह यहाँ पर दिखना चाहिए, वो भी बिना पेज रिलोड हुए। पहला काम हमारा यही है। तो ये सारा काम करेंगे हम लोग कैसे, ये सारा काम हमारा है एजेक्स के थ्रू करना, ताकि हमारा बिना पेज रिलोड हुए हमारा सारा काम हो सके। तो आइए कोडिंग में वापस से, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग हमें यूज़ करने की आवश्यकता है। यहाँ से स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे एजेक्स jQuery का। अभी यहाँ पर लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। सिंपली हमें ज़्यादा ये हमारे लिए ज़्यादा ये बेहतर रहेगा। तो करना ये है कि ये जो स्क्रिप्ट टैग हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग एक सेपरेट पेज में लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पर इनरोल में राइट क्लिक करके न्यू फाइल ajax.html ऐसा लिखा मैंने, और ये हमारे स्क्रिप्ट टैग इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का फाइल नहीं है, याद रखिएगा, ये हमारा HTML का फाइल ही है। यहाँ पर DTL यूज़ कर सकते हैं आप, इसलिए आपको स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड कैसे करते हैं पता है सबको, ये भी हमने देखा हुआ। तो इंक्लूड क्या इंक्लूड करना है, इनरोल के अंदर में हमारा है ajax.html, ये वाला फाइल है। ये जो फाइल हमने अभी बनाया ajax.html वह हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। यहाँ यहीं पर हम लोग लिख सकते थे, बट ये हमारा खिचड़ी बन जाएगा। यहाँ पर कोडिंग का बहुत सारा हमें लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा कि एजेक्स वाला कोड हम लोग एक सेपरेट फाइल में यहाँ पर लिखें, और यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ही लिखना है। अब लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक ये है हमारा कि ये जो हमारा फॉर्म अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डेटा इंसर्ट किया जाएगा। जो भी डेटा इंसर्ट करेगा पहले इस डेटा को कैप्चर करना है, देन इसे सर्वर के पास भेजना है, फिर सर्वर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाएगा और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स के तौर पर कुछ डेटा भेजेगा। तो ये हमारा पूरा लॉजिक है, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग में।
तो पहले इस डेटा को कैप्चर करने की बारी आती है। इस डेटा हमारा कैप्चर होना चाहिए इस बटन के क्लिक होने पर, सेव बटन के क्लिक होने पर। तो इस सेव बटन का हमने क्या नाम रखा है पहले वो देखिए। तो फॉर्म हमारा यहाँ पर है, इस बटन का हमने नाम रखा है BTN सेव, इसके आईडी हमने दिए। तो इसके क्लिक होने पर इसे कॉपी कर लिया मैंने और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना है, फिर इस बटन को टारगेट करूँगा, हैज़ लिखा क्योंकि आईडी है इसलिए। तो BTN सेव, इसके क्लिक होने पर एक फंक्शन रन करना चाहिए और ये फंक्शन हमारा है जिसमें हमें लिखा हुआ मिलेगा console.log बटन क्लिक, सेव बटन क्लिक। बस ये डिबग करने के लिए कि मेरा सब कुछ लॉजिक जो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इस वजह से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और कंसोल में को ओपन करते हैं और इस सेव बटन में क्लिक करेंगे, आपको सेव बटन क्लिक देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा इवेंट फायर हो रहा है। तो ये सेव बटन में क्लिक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो भी डेटा आएगा इस फॉर्म में उसको कैप्चर करना है। तो इन सभी के आईडी हमने ऑलरेडी दी हुई थी, नेम आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड आईडी। तो उसी का यूज़ करके हम लोग इन सभी का डेटा कैप्चर कर लेंगे। वेरी इजी है। तो लेट या वार आप जो चाहें वह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ nm इक्वल, हमारा पहला जो आईडी है वह है एज नेम आईडी। ये कहाँ से लिखा मैंने, आप अगर देख पाएंगे मैंने यहाँ पर फॉर्म में सभी को विजिट के थ्रू एक एक आईडी दिया था। आईडी में नेम आईडी, फिर ईमेल के लिए आईडी में ईमेल आईडी, पासवर्ड की आईडी में पासवर्ड आईडी। तो ये मुझे मिल जाएगा। अगर आप इसको व्यू सोर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। नेम के लिए देखिए यहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगा, नेम आईडी ये वाला। तो बस इसी आईडी का हम लोग यूज़ करें। फिर ईमेल के लिए ईमेल आईडी, पासवर्ड के लिए पासवर्ड आईडी जो हमने लिखा था वह आपको यहाँ पर मिलता है। इसी आईडी का यूज़ करके हम लोग इस फॉर्म के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो बस निकालिए बैठकर, एजेक्स में आना है और यहाँ पर इससे में एलिमेंट मिल जाएगा। हमें इसका वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा वेल। इसे में नेम मिलेगा, इसे ईमेल और हमें पासवर्ड। तो EM और यहाँ पर PW पासवर्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर ईमेल लिखना है और यहाँ पर नीचे वाले में पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड। तो हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। आप चाहें तो इसको कंसोल करके चेक कर सकते हैं कि आपको ये सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। अभी मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश यहाँ पर रिफ्रेश करके क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश किया और यहाँ पर सेव में क्लिक किया तो ये हमारा इवेंट फायर हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको कंसोल करके देख सकते हैं वैसे, या फिर मैं ही करके दिखा देता हूँ। ये console.log एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपका कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एक क्या सभी करके दिखा देता हूँ। console.log nm और यहाँ पर आपको लिखना है EM और ये आपका हो जाएगा PW। सेव कीजिए, ये हमें डेटा मिल जाएगा। देखिए कंसोल में से रिफ्रेश किया, अभी हमें क्या मिल रहा है, हमें देखिए ये हमारा ये बिना बटन क्लिक किए हुए फायर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको जो है इसके अंदर में लिखना था, हमने इसको बाहर में लिख दिया। इसको सेव कर दें। अब ये सही काम करना चाहिए। इसको रिफ्रेश किया, देखिए अभी हमने सेव में क्लिक किया तो हमें 3 ब्लैंक दिखाई देते हैं। एक तो हमें इसको वैलिडेशन लगाना है फ्रंट एंड में, ये खाली होने पर सबमिट नहीं होना चाहिए। तो मैं एक ये लगा लेता हूँ, सबसे पहला काम ये कर लिया। अभी खाली होने पर हो जा रहा है, ये खाली डेटा ही हमारे सर्वर के पास चला जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर इफ़ nm इक्वल अगर ये ब्लैंक होता है तो आप इसको एरर दे देंगे। एरर क्या देंगे कि प्लीज़ इंटर नेम, इस तरीके से कोई भी एरर आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए console.log और यहाँ पर प्लीज़ इंटर नेम, ये एरर मिल जाएगा। उसी तरीके से एक और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पर एल्स इफ़ लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से EM को चेक कर लीजिए। EM भी अगर ब्लैंक रहता है तो हमारा ये कंसोल लॉग होगा। इस कंसोल लॉग को प्रॉपर आप मैसेज में बदल सकते हैं, प्लीज़ इंटर ईमेल, यहाँ पर ईमेल लिख देना। उसी तरीके से एक और हमारा पासवर्ड के लिए तो एल्स इफ़ और यहाँ पर PW इक्वल और ये हमारा हो गया। फिर इसमें आप कंसोल लॉग इंटर पासवर्ड, प्लीज़ इंटर पासवर्ड। और फाइनली जब अगर सब कुछ ठीक है तो कंसोल एल्स पार्ट में चलाएगा और ये जो कंसोल हमने लिखा हुआ है ये हमें
दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर आपका NM खाली रहता है तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आपका EM खाली रहता है आपको ये मिल जाएगा, अगर आपका PW खाली रहेगा तो ये मिल जाएगा। अगर सब कुछ भरा हुआ इनमें से कोई भी फायर नहीं होता तो सिंपली वो एल्स पार्ट में आएगा और आपको कंसोल में डेटा देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश, अभी ऐसे ही ये हमारा खाली है पूरा। अभी मैं सेव में क्लिक करूँ तो मुझे मिल जाता है प्लीज़ इंटर नेम, यानी कि नाम इंटर करने के लिए मुझे कह रहा है। मैं अगर नाम इंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने राज इंटर किया और मैं सेव में क्लिक करूँ तो ये मुझे कहेगा कि प्लीज़ इंटर ईमेल, तो यहाँ पर मुझे ईमेल इंटर करना पड़ेगा, तो raj@gmail.com। अगर मैं सेव में क्लिक करूँ तो ये मुझे कहेगा कि प्लीज़ इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड भी इंटर करना पड़ेगा राज पास, और मैं इसको कर देता हूँ। इसको मैं सेव में क्लिक करूँ तो ये मुझे तीनों का डेटा, यानी कि कंसोल में तीनों का डेटा दिखाई देगा। तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये हमारा हमें एक वैलिडेट करके दे रहा है कि हमारा ब्लैंक डेटा नहीं होना चाहिए, जब भरा हुआ रहेगा तभी हमारा सही काम करेगा। और जो भी सर्वर का हम लोग काम लिखेंगे वो इस एल्स के अंदर में लिखना है, बिकॉज ये हमें यहीं पर बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस कोड को यहाँ पर लिखें ताकि आपका डेटा खाली ना जाए। तो डेटा क्या क्या है, इस कंसोल को मैं कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ मैं इस तरीके वाला कमेंट। ठीक है, आप इसको हटा लीजिए अगर आपको एग्जामिन करना हो तो। ये मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पर मुझे एजेक्स कॉल करना है, यहीं से हमारा डेटा सेव हो, मतलब सेंड होगा और रिस्पॉन्स आएगा। पहले डेटा को एक जगह रख लेते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, तो माई डेटा लिखता हूँ मैं इक्वल, और हमारा जो डेटा है नेम में रख देता हूँ, NM में जो भी है उसको, और ईमेल में रख देता हूँ EM में जो भी है उसको, इस तरीके से पासवर्ड में रख देता हूँ PW में जो भी है उसको। तो ये हमने रख दिया। अभी एजेक्स का कॉल करते हैं, $सिंबल एजेक्स और पैरेंथेसिस देन कर्ली, और यहाँ पर हमें पहले लिखना है URL, और URL में हम लोग यूज़ कर सकते हैं DTL का, बिकॉज हम लोग जेंगो के अंदर में ही है इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर .js फाइल्स इसको सेव करेंगे सेपरेट करके तो वहाँ पर आप इस तरीके का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चूँकि हैं अभी जेंगो के अंदर ही, तो हम लोग DTL यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हम लोग जैसे URL लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे, तो %% URL, और हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका जो भी हमने नाम रखा होगा वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो अभी तक हमने नाम कोई बनाया नहीं, बिकॉज हमने व्यू भी नहीं बनाया हुआ है, तो हमें व्यू बनाना पड़ेगा। फिर हमें कहाँ पर सेव करना है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखने का सकता है, उसको लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसको मैं खाली फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है मेथड, कि ये कौन सा मेथड होगा, ये होगा हमारा पोस्ट। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट लिख दिया कॉट के अंदर में, यहाँ कॉमा देना है, यहाँ कॉमा देना है। देन हमारा डेटा क्या होगा, डेटा हमारा माई डेटा में है, तो मैं इसको माई डेटा में लिख देता हूँ। आप चाहें तो इसको जेसन स्ट्रिंग बनाकर भी सेंड कर सकते हैं सर्वर के पास, फिर आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा सर्वर में। तो प्लेन ऑब्जेक्ट ही मैं यहाँ से डेटा इस तरीके से भी पास कर सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। फिर हमारा सक्सेस होता है, मान लीजिए कि सब कुछ बढ़िया रहा, सक्सेस होता है, तो हमारा रिस्पॉन्स आएगा इस फंक्शन के पास, इस डेटा के पास, जिसको हम लोग सिंपली अभी फिलहाल के लिए कंसोल लॉग कर लेंगे, console.log। यहाँ पर हमारा डेटा, और ये जो हमारा डॉट हो गया ये हमारा कॉमा है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, हमारा इस URL के पास जाएगा रिक्वेस्ट। अभी हमने URL बनाया नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस URL के पास जाएगा रिक्वेस्ट, ये डेटा जाएगा पोस्ट की तरह, और सर्वर में उस डेटा का यूज़ करके उसको डेटाबेस में डाला जाएगा। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा जो कि हमें डेटा में दिखाई देगा, जो हमें कंसोल होकर कंसोल में देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमें जहाँ पर रिक्वेस्ट करना है उसके लिए पहले URL बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा और एक व्यू बनाना पड़ेगा, और वह व्यू इस डेटा को सेव करने का काम करेगा। तो हमने अभी तक बनाया हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेव, या फिर सेव डेटा, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेव स्लैश, और इसका नाम रख देते हैं सेव। तो यहाँ पर जो आपने नाम रखा है सेव, यही नाम हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो हमारा एजेक्स है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये हमने व्यू बनाया हुआ नहीं है, यहाँ जो हमने व्यू बनाया है सेव नाम का, जो हमने व्यू लिखा, ये व्यू हमने बनाया हुआ नहीं है कहीं भी, तो हमारा ये काम करेगा नहीं ठीक तरीके से। अच्छा, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ज़रा सा, डेटा सेव डेटा कर देता हूँ इसको, सेव डेटा, वरना कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ कहाँ सेव, कौन सा सेव लिखा है पता ही नहीं चल रहा, इसलिए सेव
डेटा मैंने इस व्यू का नाम रखा, यहाँ पर हमें व्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आइए और यहाँ पर df save डेटा रिक्वेस्ट, और ये हमारा काम हो गया। हमें एरर मिल जाएगा, अभी हमें कुछ एरर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी बिकॉज हमने यहाँ पर पूरा ये काम नहीं किया है इसी वजह से। लेकिन हमारा जो ओवरऑल लॉजिक है वह सही तरीके से जा रहा है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर URL सेव लिखा है। सेव कहाँ से लिखा, सेव हमने ये वाला लिखा, यहाँ जो नाम लिखेंगे वह आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे इस URL के पास रिक्वेस्ट जाएगा पोस्ट मेथड के साथ ये वाला डेटा, जो भी ये डेटा है, ये डेटा हमारा चलाएगा इस सेव के पास, यानी कि ये सेव किसको कॉल करेगा, सेव डेटा इस व्यू को, यानी कि इस व्यू में हमारे पास वो सारा डेटा चलाता है। उस डेटा को हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर वहाँ से यानी कि इसी व्यू से हमें जेसन रिटर्न करना है, जो कि अल्टीमेटली चलाएगा इस डेटा के पास। फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी काम करना चाहते हैं वह काम आप कर सकते हैं। तो देखिए कि कैसे कैसे होता है, इजी है, हमने सारा काम पहले ही किया हुआ है। तो सेव डेटा हमने लिखा, पहले हम लोग चेक करें कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा पोस्ट है तो उस केस में क्या करना है। उस केस में आप फॉर्म इक्वल स्टूडेंट और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में जो भी डेटा है उस डेटा को पहले हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। तो इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, बहुत लोग वैलिडेट नहीं करते हैं लेकिन वैलिडेट आपको करना चाहिए, वरना आपका कोई भी डेटा आकर इंसर्ट हो जाएगा। भले आपने क्लाइंट साइड में इसको वैलिडेशन किया हो, फिर भी आप यहाँ पर वैलिडेट उसको कीजिए। तो ये सारा डेटा हमें मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें नेम पहले ले लेना है। तो नेम मिलेगा कैसे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेम। तो ये नेम मिल गया, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड जो हमने वहाँ नाम से भेजा था वही नाम हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें इसको चेंज कर देना है, इसको लिखिए ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड। तो ये सारा डेटा हमारे पास चला था, यानी कि यहाँ पर ये जो नेम ईमेल पासवर्ड आप देख रहे हैं पोस्ट के बाद ये हमने लिखा हुआ, यहाँ पर जो हमने नेम ईमेल पासवर्ड लिखा था वाह, ठीक। तो सभी का डेटा हमारे पास चला था अभी। देन सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट बनाइए जिसमें आप नेम इक्वल जो भी नेम में होगा नेम कॉलम में जाना चाहिए। फिर हमारा ईमेल इक्वल ईमेल में जो होगा वो ईमेल कॉलम में जाना चाहिए। उसी तरीके से पासवर्ड इक्वल जो भी पासवर्ड में होगा वह जाना चाहिए। देन हम लोग सिंपली usr डॉट सेव और ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा। ईजी सा है। अभी हमें रिटर्न करवाना है यहाँ से कि अगर हमारा फॉर्म वैलिड होगा तो हमें सारा डेटा निकालना है और उसको डेटाबेस में सेव कर देना, और सिंपली हमें रिटर्न कर देना रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से रिटर्न करना है जेसन रिस्पॉन्स। यहाँ से रिटर्न कर दीजिए कि आपका डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली इस तरीके से। तो इसको मैं इस तरीके से रिटर्न कर सकता हूँ डिक्शनरी की, ये एक डिक्शनरी लेता है, ध्यान रहे जेसन रिस्पॉन्स जो डिक्शनरी लेगा। तो डिक्शनरी के तौर पर इसको देते हैं स्टेटस की, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेव। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है तो ये हमारा एल्स पार्ट में चला आएगा। फॉर्म अगर हमारा वैलिडेट नहीं होता है उस केस में ये एल्स पार्ट में चला आएगा, ये यहाँ से एल्स पार्ट में, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न जेसन। ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसलिए हमें ये ऑटो दे नहीं रहा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमें लिख देना है क्या स्टेटस फेल्ड, या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं और ऊपर में 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं फिलहाल के लिए 0 लिख देता हूँ, कौन फेल्ड लिखिए उतना बड़ा। अभी भी हमें एरर मिला, यहाँ पर क्या एरर मिला, ये हमने कॉमा नहीं लिखा, मैंने इसको सेव किया। ओके अभी हमें कुछ नहीं मिला। हमें एक यहाँ से जेसन रिस्पॉन्स हमने यूज़ किया, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हमें इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम django.http import जेसन रिस्पॉन्स। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं इंसर्ट हमारा सही तरीके से काम करता है या नहीं। इतने में हमारा काम करना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। ये मैं हटा देता हूँ, सेव बटन के लिए रहने देते हैं।
उसको रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं है। अभी हम लोग इसमें डेटा डालेंगे, लिखते हैं raj@gmail.com या फिर जो भी स्पेल है कोई दिक्कत नहीं है, राज पास, और सेव में क्लिक किया। देखिए सेव बटन क्लिक्ड, और हमारे पास यहाँ कंसोल में हमने जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी डेटा आएगा वो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए था, बट हमें दिख नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है ये हमारा सेव नहीं हुआ। अब सेव क्यों नहीं हुआ ये देखने की बात है। देखिए यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है कि फॉरबिडन CRS टोकन मिसिंग और इनकरेक्ट, यानी कि CSRF टोकन आपका यहाँ पर नहीं आया, जिसकी वजह से यानी कि यहाँ से आपने सारा डेटा तो भेजा, आपने नाम भेजा, ईमेल भेजा, पासवर्ड भेजा, बट CSRF टोकन का जो डेटा है वह आपका इसको मिला नहीं, इस व्यू को, इस वजह से वह एरर दे रहा है और आपका डेटा बिल्कुल भी सेव नहीं हुआ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमारा डेटा सेव नहीं हुआ है। तो CSRF का यहाँ प्रॉब्लम हो गई। इसका ईजी फिक्स लोग क्या करते हैं, इसका ईजी फिक्स ये है कि आप व्यू में जाइए, मैं एडमिन को क्लोज कर देता हूँ, URL को, होम को भी क्लोज कर दें, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से मॉडल क्लोज, फॉर्म क्लोज। अभी हम लोग व्यू को रखते हैं इधर। ओके, तो व्यू में हमें यहाँ पर एक इजी फिक्स क्या मिलता है कि आप यहाँ पर आइए और एक हमें मिलता है CSRF एग्जम्प्ट, तो उसका आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट django.views.decorators.csrf, इंपोर्ट CSRF एग्जम्प्ट, और इस डेकोरेटर का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको लगे कि मुझे यहाँ पर CSRF का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, वहाँ पर आप सिंपली इसको यूज़ कीजिए। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर डेटा अब की बार सेव करते हैं raj@gmail.com और राज पास, और सेव में क्लिक किया। तो देखिए हमारा सेव बटन क्लिक्ड और हमें स्टेटस में ये दिखाई देता है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पर डेटा सेव होकर दिखाई देता है, बट ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत लोग यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारा कोड ऐसा मिल जाएगा, बट ये मेरे ख्याल से अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। आपको अपने फॉर्म में अब आपका CSRF प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपका ये जो एप्लीकेशन है हैक हो सकता है। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि आप CSRF प्रोटेक्शन को इनेबल करके रखिए, इस तरीके से इसको बाईपास मत कीजिए एग्जाम्प्ट इस डेकोरेटर का यूज़ करके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये यूज़ ना हो, प्लस इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, बट फिर भी मैंने इस कोड को यहाँ पर लिख कर छोड़ दिया है ताकि आप लोग इसको एग्जामिन कर सकें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन चाहिए तो ज़्यादा आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि CSRF टोकन जो हमारे फॉर्म में है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको व्यू सोर्स में जाकर, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक हिडन इनपुट होगा जिसमें नेम होगा, ये वैल्यू ये हमारा CSRF टोकन जनरेट करता है। तो ये मुझे भेजना पड़ेगा सर्वर के पास, तो ये मुझे भेजने की आवश्यकता है। अगर मैं वो भेज देता हूँ तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और हमें एग्जम्प्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा CSRF का प्रोटेक्शन भी इनेबल रहेगा। तो मुझे वह भेजना है। अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर आइए और मुझे CSR, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम आप अलग से लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं टारगेट कर दूंगा उस इनपुट फुल को जिसका नाम है CSRF मिडिल वेयर टोकन, यानी कि अभी जो मैंने आपको दिखाया जो कि CSRF जनरेट करता है उस एलिमेंट को टारगेट करेंगे और उसका वैल्यू हम लोग इस वेरिएबल में डालेंगे, देन हम लोग इसको सर्वर को भेज देंगे, देन सर्वर अपना सारा काम कर लेगा। तो इसके अंदर में इनपुट और यहाँ पर नेम इक्वल CSRF मिडिल, ये जो नाम हमने, ये नाम कहाँ से आता है आप देख लीजिए। यहाँ पर व्यू सोर्स पेज में क्लिक करेंगे, इसलिए मुझे लिखना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखिए ये जो नाम मैं अपने ये वैल्यू लिखा हो, बस इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दीजिए, इससे आपका वह एलिमेंट टारगेट हो जाएगा। फिर आपको उसको वैल्यू चाहिए तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से वैल्यू दी। अभी हमारे पास ये CSRF आ गया, जो भी इसका वैल्यू होगा वो अब मुझे ये मुझे पास कर देना है। तो यहाँ आइए और यहाँ पर लिख दीजिए CSRF मिडिल वेयर, CSRF मिडिल, ये जो था इसको पेस्ट कीजिए CSRF मिडिल वेयर टोकन, जिसमें हमें CSRF का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, बस इतना आपको लिखना है, यहाँ पर यही लिखना है आपको, ठीक है। और ये CSR हमने कहाँ से लिखा, ये CSR हमने यहाँ से लिखा, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वही आपको यहाँ पर
लिख नहीं कर सकता। अब ये हमारा चला जाएगा इस रिक्वेस्ट के साथ, और इस रिक्वेस्ट में यहाँ पर हमारा ये यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वहाँ हमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए कि हमारा डेटा सेव होता है, यानी हमने एग्जम्प्ट भी यूज़ नहीं किया है। अभी हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मतलब CSRF वाला, बिकॉज हमने इसको दे दिया है CSRF का वैल्यू। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही से काम करता है या नहीं। यहाँ पर एक नया डेटा सुमित 8gmail.com और सुमित पास, और सेव में क्लिक किया। देखिए स्टेटस हमें सेव मिल रहा है। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर सुमित का डेटा सेव होकर दिखाई देगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर सेव डेटा में, जो कि आपको कंसोल होकर दिखाई दे रहा है। तो इसके बेस पर हम लोग अपना मैसेज दिखा सकते हैं कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है सेव, इसके बेस पर हम लोग यहाँ पर अपना मैसेज दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखिए डेटा डॉट स्टेटस लिखूँ तो मुझे सेव मिल जाएगा ये स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, या फिर मैं कमेंट कर देता हूँ। उसको एग्जामिन कर सकते हैं एक्चुअली में। डेटा डॉट स्टेटस लिखिए इस तरीके से, इसको सेव कीजिए। ठीक, सेव करने के बाद इसको कीजिए रिफ्रेश, और यहाँ पर एक नया डेटा लिखिए। मैं लिखता हूँ अली 8gmail.com और यहाँ पर अली पास, और मैंने इसमें सेव में क्लिक कर। देखिए मुझे सेव मिल जाता है कि सेव हो गया, तो सेव मिल। अगर नहीं होता तो मुझे क्या मिलता, 0 मिलता। तो इसी का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर। और इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए। इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग इफ़ कंडीशन की इफ़ डेटा डॉट स्टेटस इक्वल सेव का स्पेल चेक कर लीजिएगा यहाँ पर कि क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है। सेव का S कैपिटल है तो S कैपिटल में लिखा। अगर ये हमारा रहेगा इसके इक्वल, तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा कंसोल में कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये हमें मिल जाएगा अगर डेटा हमारा सेव होगा तो, और नहीं तो हमारा स्टेटस कोड कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हमारा सेव नहीं होता है, अगर हमारा फॉर्म वैलिड नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें एल्स पैड में आएगा, और हमें जैसे रिटर्न क्या करेगा 0। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि इफ़, यहाँ पर लिखिए इफ़ डेटा डॉट स्टेटस इक्वल 0। अगर ये 0 रहता है तो उस केस में हम लोग कंसोल कर देंगे कंसोल डॉट लॉग अनेबल टू सेव फॉर्म। ओके, तो अपने लॉजिक के हिसाब से आप कोड लिखिएगा, आपको जो भी मैसेज देना हो या फिर जो भी प्रिंट करना हो उसके हिसाब से, तो आपका ये काम हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और एक नया डेटा इंसर्ट करता हूँ जो कि होगा राकुल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ राकुल 8gmail.com, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ राकुल 123, और मैंने सेव में क्लिक किया। देखिए हमारा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसी वजह से। लेकिन हमें क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक करनी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये फॉर्म का फील्ड खाली नहीं हो रहा था, हमें ये फॉर्म फील्ड खाली हो जाना चाहिए। नंबर 1 काम हमें ये करना है कि फॉर्म फील्ड हमारा खाली हो जाना चाहिए। तो ये तो ईजी है, रीसेट करेंगे हमारा खाली हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो अभी ये डेटा हमारा इंसर्ट हुआ ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें इसको रीलोड करना पड़ता है तब जाकर ये हमें दिखाई देता। तो हमें ये 2 चीज़ें फिक्स करनी है। ये 2 चीज़ें कब फिक्स करनी, जब हमारा फॉर्म में डेटा सेव होगा तब, यानी कि इस इफ़ के अंदर में वो कोड हमें लिखने का सकता है, यानी कि यहाँ पर। तो फॉर्म हमारा खाली हो जाएगा किससे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि फॉर्म, कौन सा फॉर्म, 0 वाला फॉर्म, एक ही फॉर्म है तो 0 में, और यहाँ पर रीसेट, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि जो हमारा डेटा इंसर्ट होता है तो हमें उस इंसर्ट किए हुए डेटा को भी वहाँ पर दिखाना, वो भी बिना पेज रीलोड किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वर से डेटा मंगवाना पड़ेगा, और यहाँ पर उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करना है देखिए, दिखाता हूँ। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है std, या फिर जो भी आप लिखना चाहें यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स। हमने वैल्यूज़ पढ़ा था इसमें, तो हमें वैल्यूज़ को यूज़ करना है, और लिस्ट के तौर पर इसको हम लोग भेजेंगे। तो स्टूडेंट डेटा इक्वल लिस्ट में कन्वर्ट करना है std। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर
कि std में क्या है, जैसे कि आपको आइडिया मिलेगा कि ये इस कोड से क्या हमें मिलता है। तो ये आपको प्रिंट होकर अभी कंसोल में यहाँ पर टर्मिनल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन इसी को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया और स्टूडेंट डेटा में हमारा लिस्ट है। अभी इसको हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पर आगे भेज देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट डेटा। आप यहाँ पर कोई भी की लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वही लिखना है जो आपने यहाँ पर लिखा। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इसको सेव किया और ये हमारा चला जाएगा यहाँ पर। और बस में यहाँ पर यूज़ करना है और डेटा को दिखाना है। तो वह देखेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, हमारे अगर सेव होता है तो मुझे यहाँ पर वो कंसोल होकर दिखाई दे। तो मैं एक बार कंसोल कर लेता हूँ, console.log data.student_data में जो भी होगा वह हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी आएगा इसमें वो हमें यहाँ पर कंसोल में दिखाई देगा, जिससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इससे करना क्या है। ओके, और हमें ये भी मिल जाएगा अभी टर्मिनल में कि इस चीज़ के अंदर हमारा क्या। तो ये बस एग्जामिन करने के तरीके हैं जो मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ, वरना ये ज़रूरी नहीं है अगर आपको पता हो तो। इसको करते हैं सेव और यहाँ आना है, इसको रिफ्रेश करना है और यहाँ पर हमें एक नया डेटा लिखना है। तो नया डेटा लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं jack@gmail.com और जैक पास और सेव में क्लिक किया। तो आप यहाँ पर पहले देखिए रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो रिस्पॉन्स में दिखाने से पहले आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ था, ये वैल्यूज़ हमने लिखा और ये std में है। इस std को मैंने यहाँ प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। जितना भी हमारा वैल्यूज़ है वह सब हमें मिल जाता है एक क्वेरी सेट। यहाँ पर ये हमारा देखिए, ये पहला डेटा पासवर्ड के साथ है जिसका ID 1, फिर इसके दूसरा, फिर तीसरा, और जितना भी हमारा है अभी जो तक रिसेंट जो हमारा अब ऐड हुआ यानी कि जैक वह भी हमें इस std में मिलता है, जिसको हमने फर्दर कन्वर्ट किया है लिस्ट में और फिर उसको हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर कंसोल में अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये वाला डेटा हमारे पास आता है सर्वर से। तो 0 में हमारे पास ये है, फिर ये 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग लूप चलाएंगे, लूप चलाकर इसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो हमारा नया डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। बिकॉज ये एजेक्स के थ्रू हो रहा है तो हमारा पेज भी रिलोड नहीं होगा और हमें नया डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिकॉज हमारा नया डेटा यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं 7 नंबर में जैक है हमारा। ओके जी, तो हमारा यही बेसिक सा लॉजिक है कि हमारा डेटा आया, इसको हमें यहाँ पर इंसर्ट करवाना है, लेकिन साइलेंटली। तो फॉर लूप यूज़ करेंगे, सिंपल सा काम है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बस एग्जामिन के लिए था। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। ये कमेंट हो गया। अभी सिंपली क्या करना है, सबसे पहला काम कि ये इसके अंदर जो भी है उसको एक छोटा नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और x इक्वल ये वाला लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली x लिख कर भी अपना काम कर सकते हैं, सही है। अब वैसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात तो सेम है। अभी हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है और फॉर लूप चलाकर हमें सारा डेटा टेबल के बॉडी में रख देना है। तो फॉर i इक्वल 0 i लेस देन x डॉट लेंथ i प्लस प्लस और बाकी सब कुछ इस फॉर लूप के अंदर में। फॉर के अंदर में क्या एक वेरिएबल बनाते हैं आउटपुट, और इसमें आप अपेंड करेंगे तो प्लस इक्वल, और इसमें क्या अपेंड करेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा डेटा ये हमारा टेबल में चला जाएगा, टेबल के टी बॉडी में हमें रखना था। टी बॉडी में क्या होता है, टी बॉडी में हमारा tr होता है, td होता है, tr होता है, td होता है। तो एक tr होगा, उसके अंदर मल्टीपल td होंगे, जिसमें हमारा डेटा क्या रहेगा, ये वाला। एक td में ये सब रहेगा हमारा, एक tr में ये td और ये हमारा बटन वगैरह भी रहेगा। तो बस वही काम करना है जो काम आपने होम में यहाँ पर किया हुआ है फॉर्म के थ्रू, ये इसके थ्रू नहीं, ये इस टेबल के थ्रू यहाँ पर फॉर लूप लाकर, बस यही फॉर लूप वाला काम हम लोग यहाँ से अब कर रहे हैं। इनिशियली हमारा ये वाला चलेगा, जब ऐड होगा तो हमारा ये वाला चलकर हमारा अपडेट होकर हमें दिखाई देगा। बहुत ही ईजी है। आपको लिखना है एक tr और इसके अंदर हो जाएगा एक
टीडी, तो टीडी ओपन किया। टीडी ओपन करेंगे, पहले टीडी में क्या वैल्यू होगा उसको हम लोग कॉन्केट करेंगे। पहले टीडी में हमारा आई यानी कि x0, अभी हमने देखा था कि इसमें हमारा क्या था, 0 में था पहले वाले का पूरा डेटा, फिर 1 में था दूसरे वाले का पूरा डेटा, फिर 2 में था तीसरे वाले का पूरा डेटा। तो उसी का हम लोग आई मतलब x0 यानी कि पहले वाले का आईडी दिखाना, तो हमने इस तरीके से आईडी लिख दिया। अब हमारा पहला टीडी बंद हो जाएगा और दूसरा टीडी हमारे यहाँ से चालू हो जाएगा। फिर हम लोग कॉन्केट करेंगे और फिर आई यानी कि अभी भी x0 है, x0 नेम, जो भी नेम होगा वह नेम हमें दिखाई देगा। फिर इसमें हमें इस टीडी को बंद कर देंगे और नेक्स्ट टीडी को स्टार्ट करेंगे। फिर प्लस और फिर से xi, नेम के बाद क्या दिखाना है, ईमेल, तो ईमेल, और फिर इस टीडी को बंद कर देंगे और इस टीडी को चालू कर देंगे। और यहाँ पर फिर से कॉन्केट करके हम लोग xi क्या है, पासवर्ड, तो डॉट पासवर्ड दिखा देंगे। इसके बाद फिर से हमें कॉन्केट कर देना है और ये वाला टीडी हमारे यहाँ पर बंद और एक टीडी हमारे यहाँ से शुरू। फिर कॉन्केट करेंगे, देन हमारे यहाँ पर बटन हमें लगाना है, तो बटन हम लोग यहीं पर लगा सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर बटन लगाना है तो बटन लगा देते हैं। पर आप इनपुट जो आपने लिखा था आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने इनपुट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर बटन लिखने वाला हूँ, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ही आपको करके दिखा रहा हूँ, या फिर इनपुट ही लिख देता हूँ, उससे भी हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये जो इनपुट हमने लिखा हुआ था ये वाला पूरा, इसको उठाइए, इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ये इनपुट हमारा आ गया, ये हमें करना पड़ेगा ठीक, बस इसीलिए कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ मैं। ये हमारा टाइप बटन, इसको मैं ठीक करना पड़ेगा। और ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, और मैं स्पेस हटा रहा हूँ बस और कुछ नहीं। तो ये स्पेस हटा दिया। अभी हमें इसमें से कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, लाइक ये हमारा डबल कोट बाहर में है तो हमें यहाँ पर ये सिंगल कोट कर देना। सिंगल कोट कर दिया बटन, और ये डेटा आईडी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कॉन्केट होगा एक्चुअली में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी प्लस लिखकर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो ये जो आपका क्लास है और वैल्यू है इसको हटाइए यहाँ पर, और यहाँ पर बटन के बाद यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का दिमाग हैंग नहीं हो रहा होगा। बस हम लोग कॉट्स वाले का हम लोग ठीक तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं। वैल्यू एडिट यहाँ से हटाना है और ये एडिट यहाँ से हटाना है। बस इसका डेटा आईडी रहेगा, ये हमारा रहेगा, और यहाँ पर ये रहेगा। बस सिंपल है, ये हमने एडिट वाले के लिए काम किया। अभी हमें एक और बनाना है सेम इसी तरीके से, तो मैं इसी इनपुट को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पर हमारा बटन रहेगा, ये BTN हमारा डेंजर हो जाएगा, डेंजर। और यहाँ एडिट की जगह मुझे लिख देना है डिलीट, और इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं SID था हमारा, SID और SID। बाकी कुछ हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, हमारा यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि हमें ये XID से हमें डेटा मिलने वाला है, ना कि SID से। तो ये हटाकर आपको लिखना है ये, और यहाँ पर ये हटाकर ये लिखना है। मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए, ये हमारा इस तरीके से ऑटो फॉर्मेट हो गया है, डरने की बात नहीं है। और होपफुली हमारा लॉजिक काम करना चाहिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये हमारा फॉर लूप चलेगा और सारा डेटा होगा। फिर हमें ये अपेंड भी करना है हमारे टेबल में। अपेंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ का ना tbody ID हमने दिया हुआ नहीं, हमें एक ID देना पड़ेगा अपने टेबल में आकर। तो यहाँ पर आइए, टेबल बॉडी कहाँ गया, ये ID इक्वल के tbody, इसको सेव कर दीजिए। उसी को हमने टारगेट किया और यहाँ पर बस हम लोग HTML में इक्वल डाल देंगे। जो भी आउटपुट में होगा, आउटपुट हमें ऊपर खाली करना पड़ेगा वरना हमें गड़बड़ कर देगा। ये जो आउटपुट है हमारा, यहाँ जो अपेंड हो रहा है, ये हमें ऊपर कहीं खाली करने की आवश्यकता है। तो मैं इसको एकदम ऊपर बटन क्लिक होने पर यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल खाली,
और इस बटन क्लिक वाले को कर देता हूँ कमेंट, ताकि एक्स्ट्रा हमें अननेसेसरी कुछ भी दिखाई नहीं दे कंसोल में। ओके, तो होपफुली कि सब कुछ अगर हमारा सही रहा तो हमें अब बिना रिफ्रेश किए हुए डेटा हमें अप एंड होकर दिखना चाहिए। मतलब हमारा जो टी बॉडी है सिर्फ वह हमारा रीलोड होगा ऑटोमेटिकली बिना पेज रिफ्रेश हुए और हमें सारा डेटा देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा लॉजिक है, लेकिन देखना पड़ेगा कि काम कर रहा है या नहीं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, जैक तक हमारा काम हो गया। अभी मैं एक नया डेटा डालता हूँ, आफरीन 8gmail.com और ये आफरीन पास। आपको देखना ये है कि आपका डेटा सेव होना चाहिए। फॉर्म फील्ड आपका खाली हो जाएगा और बिना पेज रिफ्रेश हुए आपका 9 नंबर का डेटा इंसर्ट होना चाहिए। तो मैंने सेव में क्लिक किया, हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो, बट हमारा डेटा अभी भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ फिर तो हमें डेटा दिखाई देता है, बट हमारा ऑटोमेटिक डेटा आना चाहिए था। तो क्या प्रॉब्लम होगी? ओके, हमने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया, हमने यहाँ इक्वल करके लिख दिया है, जबकि ये होता है एक फंक्शन। हमें आउटपुट इस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। ओके, अभी हमें फिर से डेटा यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा और हमें नया नाम सोचना पड़ेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, 10 नंबर डेटा हमारा सेव होगा। वापस से एक नया नाम लिखते हैं, आमिर 8gmail.com और आमिर पास। फिर से सेव बटन में क्लिक होने पर बिना पेज रिलोड हुए हमारा ये फॉर्म खाली हो जाना चाहिए और हमें डेटा यहाँ पर इंसर्ट होकर दिखाई देना चाहिए। सेव बटन में क्लिक किया, हमारा ये रिलोड नहीं हुआ, फॉर्म हमारा सबमिट हो गया और हमें यहाँ आमिर का डेटा भी देखने को मिल रहा था। हमारा ये सेव करने का काम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। ओके जी, तो ये काम तो हमारा ख़त्म हो गया सेव करने का। अभी डिलीट का काम कर देते ताकि इसमें यहाँ से हम लोग कुछ थोड़ा खाली कर सकें और स्क्रॉल में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो डिलीट बटन हमें एक्टिव करना है ताकि हम लोग अपना डेटा डिलीट कर सकें। तो चलिए ये भी करते हैं। यहाँ पर पहले व्यू में आता हूँ और ये मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ प्रिंट को, क्योंकि टर्मिनल में ये हमें इतना सारा दिखाई देने लगा, एरर का पता नहीं चलेगा। तो हमें ये करना है, एजेक्स रिक्वेस्ट करना है बटन के क्लिक होने पर। कौन से बटन की? डिलीट वाले। जब भी ये डिलीट वाला बटन हमारा क्लिक होगा, हमारा इसका आईडी जो है वह आईडी हमारा एजेक्स के थ्रू सर्वर के पास जाना चाहिए, यानी कि व्यू यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, इस व्यू के पास आएगा और वह डेटा डिलीट करेगा। ये काम हमें करने का आवश्यकता है। तो ये हमारा जो ये है इंसर्ट डेटा का कोड। और अभी जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट के नीचे यहाँ पर ये होगा डिलीट डेटा का कोड। तो हमें टारगेट क्या करना है? हमें टारगेट करना है ये बटन। अब चूँकि मल्टीपल बटन है तो आप आईडी से इसको टारगेट नहीं कर सकते। इसको टारगेट करने का एक स्पेशल तरीका है। इसके लिए आपको लिखना है कुछ इस तरीके से कि टी बॉडी पेरेंट जो भी है उस बटन का जो भी पेरेंट होगा उसको टारगेट करना है। या फिर आप कुछ लोग क्या करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट टारगेट कर लेते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से पेरेंट को करना ज़्यादा बेहतर होता है। ऑन क्लिक और यहाँ पर आपको लिखना है btn del। फिर btn del हमें क्लास बनाना पड़ेगा, हमने शायद बटन में दिया नहीं होगा, तो वह हमें लिखना है। अब इससे एक हमारा फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं console.log कर देता हूँ डिलीट बटन क्लिक। पहले देख लेते हैं कि इवेंट हमारा फायर होता है या नहीं होता है। आईडी भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ, लेट आईडी इक्वल हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कहाँ से, दिस डॉट attr और हमने इसको स्पेशल एट्रीब्यूट में रखा था डेटा SID में, तो यहाँ से मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको console.log करके देख सकता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। तो हमने क्या किया, हमें पहले तो ये क्लास एक मेंशन करना है अपने बटन्स में जाकर। तो एक तो बटन हमारा यहाँ पर है डिलीट का, तो एक आप यहाँ पर पहले मेंशन कर दीजिए btn del। इसी तरीके से हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी जब एडिट करेंगे तब, तो मैं इसको भी लिखता हूँ btn edit जब आवश्यकता पड़ेगी तब, लेकिन मैंने अभी ये लिख दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा बटन है इसमें हमें ये लिखने की आवश्यकता है, वरना ये वाला काम नहीं करेगा। तो btn del लिखा और यहाँ पर ये btn edit होगा, btn edit लिखा
और यहाँ पर लिखना है btn del। ओके, क्लोज कर देता हूँ उसको मैं, और यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने इस कोड में। तो इसमें किसी में भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट बटन क्लिक्ड और डेटा SID, जो कि ये हर एक के लिए यूनिक होगा। पहले रो के लिए होगा अपना ID, फिर दूसरे रो पहले रो के लिए अपना ID होगा, फिर दूसरे रो के लिए अपना ID होगा। तो हर एक के लिए यूनिक होगा, वह ID आपको मिल जाएगा क्लिक होने पर। यहाँ इस तरीके से ID में जो अपने कंसोल किया, देखते हैं कि हमारा लॉजिक काम करता है या नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें, डिलीट में क्लिक किया, हमें मिल जा रहा है एरर। और ये एरर कह रहा है कि कंसोली, अच्छा हमने स्पेल मिस्टेक किया हो यहाँ पर, तो देखते हैं। कंसोले ये वाला हमने गड़बड़ कर दी। हमने सेव किया, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश, डिलीट बटन में क्लिक किया, देखिए डिलीट बटन क्लिक्ड और ID मिल जा रहा है 1। अगर 4 नंबर को क्लिक करें तो डिलीट बटन क्लिक्ड और ID मिल जा रहा है 4। अगर 7 नंबर में क्लिक करें तो डिलीट बटन क्लिक्ड और ID मिल जा रहा है 7। बहुत अच्छा है। अभी इस ID को मुझे पास करना है सर्वर को, यानी कि व्यू के पास जाएगा वो ID, फिर उसके बेस पर वह हमारा डेटा डिलीट कर देगा। ईजी। तो चलिए दिखाता हूँ। हमें पास करना है डेटा, तो यहाँ लिखिए माई डेटा इक्वल, और ऑब्जेक्ट के तौर में पास करना है तो SID और यहाँ पर ID, ये हमने पास किया। अभी हमें एजेक्स कॉल करना है, तो ये एजेक्स कॉल, ताकि हमारा बिना पेज रिफ्रेश हुए हमें हमारा डेटा जाना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, इसलिए हम लोग एजेक्स यूज़ करें। तो URL, और ये URL हम लोग भेजेंगे कहाँ पर, उसके लिए हमने अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे। %% URL, और यहाँ पर हमें लिखना है डिलीट। ओके, डिलीट हमने अभी बनाया नहीं है, अभी हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा मेथड हो जाएगा पोस्ट का। ओके, हमने कॉट नहीं दिया, कॉट कॉमा देना है, और ये हमारा हो जाएगा डेटा, क्या माई डेटा। देन अगर ये सक्सेस होता है, सक्सेस फंक्शन डेटा, अगर ये सक्सेस होगा तो कंसोल में जो भी आएगा वह देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग बाद में इसमें जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो console.log डेटा, अभी मैंने इसको सेव कर दिया। ओके जी, तो इतना हमारा काम हो गया है लगभग यहाँ का सारा। अगर कोई एरर आएगा तो वापस से देखेंगे। यहाँ कोई एरर तो अभी तो नहीं है, नहीं हमारा ID जो है वह हमारा चला जाएगा डिलीट के पास। अभी ये डिलीट हमें बनाने की आवश्यकता है, तो हमें URLs में आना है और यहाँ पर एक कॉपी डुप्लीकेट करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा डिलीट। और यहाँ पर हम लोग अपना जो व्यू बनाएंगे उसका नाम रखेंगे डिलीट डेटा, और नेम हमने लिख दिया यहाँ पर डिलीट। तो यहाँ पर जो आप नाम लिखते हैं वही आपको लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो हमने पैटर्न लिखा हुआ है डिलीट स्लैश, वही यहाँ पर लिख देते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, बट चूँकि हम लोग जेंगो के अंदर में काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप ये वाला अप्रोच यूज़ कीजिए। अभी हमें बनाना है डिलीट डेटा का एक व्यू, तो यहाँ आइए, और ये हमारा करेगा क्या, डिलीट डेटा। तो DEF डिलीट डेटा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमें डिलीट डेटा करने का कोड लिखना है, जो कि बेहद ईजी है। आप पहले चेक कीजिए कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट, अगर पोस्ट आ रहा है, चूँकि पोस्ट ही आएगा डेटा के साथ, और हमने वहाँ पर पोस्ट भी लिखा हुआ है। अगर पोस्ट के साथ आता है तो पहले आप जो डेटा आ रहा है उसको कैप्चर कर लीजिए। तो उसको लोग ID में कैप्चर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यहाँ पर गेट लिखना है, बिकॉज अगर कुछ नहीं आता है तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वह हमारा आएगा SID, ये लिखा मैंने। आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं अगर आपके मन में डाउट है तो। फिर ID में जो भी है हम लोग देखेंगे कि PK के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है या नहीं, इसको गेट करेंगे। PI इक्वल यूज़र जो हमारा मॉडल है वहाँ से ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और PK के थ्रू हम लोग मैच करेंगे PK इक्वल ID, यानी कि ID में जो भी हमारे पास आया, यूज़र के क्लिक होने पर जो ID आया उसको हम अपने डेटाबेस के PK से मैच कर रहे हैं। जो भी मैच करेगा वह हमारा PI में चलाएगा वह ऑब्जेक्ट, देन उस ऑब्जेक्ट को हम लोग PI डॉट डिलीट कर देंगे। सिंपल,
डिलीट करने के बाद हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है, हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न करेंगे इसमें, स्टेटस रिटर्न कर देंगे हम लोग 1 कि हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स होगा और यहाँ पर स्टेटस हम लोग लिख देंगे स्टेटस 0, ऐसे भेज देंगे। ठीक है, तो हमें प्रिंट में आईडी में यहाँ दिखाई देगा अभी कुछ देर में जब हम लोग इसको डिलीट करेंगे तब। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, ये रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पर जो हमें डेटा यहाँ पे कंसोल में दिखाई देगा। अभी देखते हैं कि डिलीट होता है या नहीं होता है, या फिर कोई एरर आता है। तो इसको करना है रिफ्रेश और करते हैं आमिर में क्लिक डिलीट बटन पे। तो देखिए हमारा डिलीट बटन क्लिक्ड और आईडी हमें 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए था स्टेटस का कोड जो कि सर्वर से आ रहा है, या तो 1 ना चाहिए फिर 0 ना चाहिए, वो हमारा आता है यहाँ पर डेटा में। फिर हमने कंसोल किया था, हमें 1 या 0 दिखना चाहिए था कंसोल, बट दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक मिल रहा है फॉरबिडन CSRF टोकन मिसिंग और इनकरेक्ट, यानी कि इसमें भी आपको CSRF टोकन भेजना पड़ेगा सर्वर के पास। तो हमें बस वही काम करना है कि CSRF टोकन भेजना है, जैसे हमने वहाँ भेजा था इंसर्ट वाले में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भेजना है। तो आइए आईडी के नीचे यानी कि यहाँ लेट लिखिए CSR इक्वल, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमने कहीं लिखा हुआ था इसके रिगार्डिंग कोड, ये वाला, बस इस चीज़ को कॉपी कीजिए और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हमने उसको भेजा हुआ था कुछ इस तरीके से, कहाँ क्या जी, ये रहा। तो बस इसको कॉपी कीजिए और इसको पेश। इसको बाईपास करने का तरीका मैंने आपको बताया। आप अगर यहाँ पर एग्जाम्ड लिख देंगे तो फिर आपका ये एरर नहीं आएगा, बट मैंने कहा है कि आपको बाईपास नहीं करना है बल्कि उसको प्रॉपर लिखना है। यहाँ पर कॉमा देकर ये चिपका देना है, उसको सेव किया। अब यह हमारा सही काम करना चाहिए। मैं इस चीज़ को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये वाला कंसोल और ये वाला कंसोल भी सेव किया। सेव करने के बाद अब डिलीट करके देखते हैं डिलीट होता है या नहीं होता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी आमिर 10 डिलीट, बट मैंने क्लिक किया स्टेटस हमारा 1 आ रहा है, यानी कि हमारा डिलीट हो गया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा आमिर यहाँ से गायब। अगर मैं हीर को डिलीट करूँ यानी कि नंबर 5 को, डिलीट बटन में क्लिक किया स्टेटस कोड हमारा 1 आ रहा है, यानी कि हीर भी रिफ्रेश करेंगे तो हीर हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। बट हमारा ये जो रिफ्रेश होने पर दिख रहा है, ये रिफ्रेश होने पर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि हमें तुरंत इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट होकर दिखना चाहिए कि हाँ ये हमारा डिलीट हो गया। तो चलिए वह ये काम करते हैं। और इसमें कुछ है नहीं, बस हमें यहाँ पर कुछ jQuery लगाना है, बस इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर आप डेटा डॉट स्टेटस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, अगर सक्सेस होता है तो डेटा डॉट स्टेटस करेंगे 0 मिलेगा, अगर फेल होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ व्यू रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ डेटा डॉट स्टेटस इक्वल 1 आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग और लिखिए यहाँ पर कि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ये लिखिए। और साथ में हमें जो डेटा डिलीट हुआ उसको हमने फेड आउट कर देना है। तो फेड आउट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर दिस। ये दिस यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि एजेक्स के अंदर आ चुके हैं हम लोग, तो उसका हम लोग उपाय निकालेंगे। अभी क्लोजेस्ट TR को फेड आउट कर देना है, TR को फेड आउट का O कैपिटल होना चाहिए और ये हमने सेव कर दिया। ये दिस हमारा यहाँ काम नहीं करेगा बिकॉज ये हमें बटन का दिस जो हमारा जो रॉ डिलीट हो रहा है उसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, बट यहाँ एजेक्स के अंदर में वो मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कहीं हमें तिकड़म मिलाना पड़ेगा और माई दिस इक्वल दिस। अब जो हमारा दिस से वह इसमें चलाया है, अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बल्कि हम लोग यहाँ माई दिस यूज़ करके इसको टारगेट कर सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो हमने जैसा सोचा वैसा हमें दिखाई देगा, यानी कि बटन क्लिक करेंगे, डेटा हमारा जो आईडी है वो हमारे सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उस आईडी को पीके से मैच करेगा, डिलीट करेगा। अगर सक्सेस होता है तो स्टेटस कोड 1 आएगा, स्टेटस कोड 1 यहाँ मैच होगा, आपको कंसोल में दिखाई देगा डेटा डिलीट सक्सेसफुली और वह रॉ हमारा फेड आउट हो जाएगा। बस ये लॉजिक है हमारा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, स्टेटस कोड हमारा, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, स्टेटस कोड हमारा 0 होगा और ये कहेगा अनेबल टू डिलीट डेटा।
और ये हमने हटा देना है। और ये कुछ डिलीट होगा नहीं, तो इसे मैं फाइंड आउट करने का आ सकता नहीं है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखते हैं डिलीट करके इसको किया रिफ्रेश बढ़िया से। फिर जिसको भी डिलीट करूँगा उसको डेटा डिलीट होगा बिना पेज रिफ्रेश हुए और डेटा हमारा यहाँ से गायब भी हो जाना चाहिए। तो मैं डिलीट करता हूँ राकुल को। तो मैंने डिलीट बटन में क्लिक किया, देखिए हमारा इसी राकुल गायब, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी है और ये हमारा रिफ्रेश भी नहीं हुआ। फिर से एक और डिलीट करते हैं, जैक में क्लिक किया, जैक हमारा गायब, बिना पेज रिफ्रेश हुए हमारा सारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये काम हो गया हमारा क्या, डिलीट का। अब सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको 7 8 ये जो दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर व्यू में ये प्रिंट किया आईडी। तो कौन सा आईडी हमें मिल रहा है क्लाइंट से, वो आईडी हमने प्रिंट करके यहाँ पर रखा हुआ था, जो डिलीट होता है वो हमें मिलता है। इसको कर देता हूँ कमेंट। अब हमें एडिट का करना है। एडिट का करना है कहने का मतलब क्या हुआ, पहला काम तो ये करना है कि जब आप एडिट बटन में क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर रॉ का डेटा इस फॉर्म में पॉपुलेट होना चाहिए। तो जब आप एडिट बटन में क्लिक करते हैं तो ये आईडी आपको सर्वर के पास भेजना पड़ेगा, फिर सर्वर से कम्युनिकेट होगा डेटाबेस में और वह उस आईडी के बेस पर जो भी डेटा होगा, नाम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, वह डेटा निकालेगा और वह वापस रिस्पॉन्स के तौर पर एजेक्स को वापस कर देगा। फिर फ्रंट एंड में हम लोग यानी कि इस फॉर्म में हम लोग उस वैल्यू को पॉपुलेट करवा देंगे। सिंपल और टेक्निकल समझिए। जब एडिट बटन में क्लिक करेंगे तो ये आईडी जाएगा व्यू के पास। व्यू उस आईडी के बेस पर डेटाबेस से डेटा निकालेगा, यानी कि नेम निकालेगा, ईमेल निकालेगा, पासवर्ड निकालेगा और रिस्पॉन्स के तौर पर वह डेटा रिटर्न कर देगा एजेक्स सक्सेस के पास। फिर एजेक्स सक्सेस में वह डेटा हम लोग लेकर और इस फॉर्म में पॉपुलेट करवा देंगे। इतना पहले काम करना है। फिर हम लोग सेव बटन में क्लिक करेंगे और अपडेट कैसे होगा वह देखेंगे। पहले एडिट पे इस चीज़ को यहाँ पर दिखाते हैं। तो नीचे कीजिए और इसको भी नीचे कर देता हूँ और हमें आना है डेटा, डिलीट डेटा से बाहर, यानी कि यहाँ से बाहर। और यहाँ पर हमें लिखना है कि एडिटिंग डेटा और सेम वही काम करना है जो हमने यहाँ पर किया है डिलीट में। तो मैं डिलीट को यहाँ से यहाँ तक कॉपी, पूरे को कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए था, मैं तो बेवकूफ़। ये एडिट वाला मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इस वाले को पूरे को यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कॉमन रहेगी। ये हम लोग डिलीट की जगह पर लिख देंगे एडिट डेटा। ये टी बॉडी में ऑन क्लिक बीटीएन डेल की जगह पर बीटीएन एडिट हो जाएगा। हमने इसको किया हुआ है पहले से, तो हमें जाकर वापस से नहीं करना है। ये हमारे एडिट बटन पे क्लिक्ड, एडिट बटन क्लिक्ड, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। काम करेगा ही, जाहिर सी बात है। फिर आईडी मिल जाएगी हमें, इससे हमें CSR मतलब CSRF का टोकन मिल जाएगा। इससे आप चाहें तो आईडी यहाँ से चेक कर सकते हैं, बट मैं चेक नहीं करूँगा। फिर SID रखना है, CSRF भेजना है। दिस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एजेक्स में रिक्वेस्ट भेजेंगे ये हम लोग एडिट के पास, तो यहाँ पर सिंपली एडिट लिख देता हूँ। पोस्ट में जाएगा, उसके बाद सक्सेस होकर यहाँ पर आएगा और ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब कर देता हूँ। ये हमारा गायब और ये भी हमारा गायब। बाकी देखते हैं कि क्या आता है डेटा में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे। ओके, तो बस इतना सा हमारा यहाँ पर काम है। अभी हमें एडिट URL बनाना है और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फिर व्यू। तो यहाँ URL में आना है, एक और बनाइए, यहाँ पर लिख लीजिए एडिट और हमारा व्यू फंक्शन चेंज होकर हो जाएगा एडिट डेटा और यहाँ पर एडिट लिख देना, एडिट। इसको सेव कीजिए और इस नाम का एक में बनाना है व्यू। कॉपी और यहाँ पर बनाना है एडिट डेटा, DEF एडिट डेटा। और ये हमारा हो जाएगा रिक्वेस्ट और ये हमारा यहाँ पर हमारा आईडी आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने का आ सकता है। तो ये भी बेहद ईजी है, ज़्यादा हमें कोड लिखने का आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऊपर वाले से, ये वाला नहीं करता हूँ, लिख कर दिखा देता हूँ। तो इफ़ पहले देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड
इक्वल इक्वल हमारा क्या है, पोस्ट। अगर पोस्ट है तो उस केस में पहले आईडी निकालो, जो भी आईडी आ रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और हमने वहाँ से भेजा हुआ है SID में, तो SID यहाँ लिखना है। देन आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ID देखने के लिए कि क्या हमारा आ रहा है। देन आप इसको PK में मैच कीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। तो मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, लिख देता हूँ स्टूडेंट इक्वल यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और ये हमारा PK इक्वल ID। यह हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जो जिसकी भी ID मैच करेगी PK से, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट के पास सब रहेगा। आप स्टूडेंट डॉट ID लिखेंगे तो आपका ID मिल जाएगा, स्टूडेंट डॉट नेम लिखेंगे तो नेम मिल जाएगा, स्टूडेंट डॉट ईमेल लिखेंगे तो ईमेल, स्टूडेंट डॉट पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड। तो बस उसी को हमें यहाँ में भेजनी कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट डेटा इक्वल ID, ये हमारा हो जाएगा ID, और यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट डॉट ID, उस तरीके से नेम, और यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम, फिर ईमेल, स्टूडेंट डॉट ईमेल, एक और है हमारा पासवर्ड, स्टूडेंट डॉट पासवर्ड। और ये हमें जेसन के तौर पर रिटर्न करना है, तो जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पर लिख देंगे सिंपली स्टूडेंट डेटा को सेव कीजिए। अभी ये जो हमारा पूरा है, ये पूरा हमारा चलाएगा कहाँ पर, डेटा के पास, जो मैं कंसोल दिखाई देगा। मैं इसको सेव करूँ, सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं रहा तो एडिट में क्लिक करने पर हमें सोनम का पूरा डेटा दिखाई देगा। जब मैं क्लिक करूँगा सुमित को, तो सुमित का डेटा मुझे मिल जाएगा। और ये हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉट नहीं है, इसमें भी कोई कॉट नहीं, इसमें भी कोई कॉट नहीं है। आप नेटवर्क में जाकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा रिस्पॉन्स में जेसन डेटा। जेसन डेटा को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और हम लोग इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये डेटा को मुझे इस फॉर्म में यहाँ पर दिखाना है। सिंपल सा काम है। तो बस फॉर्म को टारगेट कीजिए, फॉर्म के फील्ड्स को, और उनके वैल्यूज़ को दिखाते जाइए। तो मैं करता हूँ, देखिए कैसे। पहले नेम को करते हैं, तो नेम ID हमने लिखा हुआ था, नेम ID डॉट वेल, और डेटा डॉट ID, सॉरी डेटा डॉट नेम करेंगे तो हमें नेम दिखाएगा उस तरीके से। ईमेल पासवर्ड, ईमेल ID, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा पासवर्ड ID, और यहाँ पर डेटा डॉट ईमेल करना है। और ये ऑब्जेक्ट इसलिए डॉट के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है इसी वजह से। तो नेम, ईमेल और पासवर्ड हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँ और एडिट में क्लिक करूँ, देखिए सोनम जीमेल और पासवर्ड। फिर एडिट में क्लिक करूँ तो सुमित जीमेल, उसका पासवर्ड। फिर अली में क्लिक करूँ तो अली, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, सेव में क्लिक करने पर ये हमारा अपडेट होकर हमें दिखना चाहिए। ये काम हमें करने का है। डेटा तो हमारे पास आ गया। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर मैं जैसे राहुल पास, इसको मुझे एडिट करना है, मैं इसमें एडिट करता हूँ और राहुल की जगह मैं राहुल कुमार लिखता हूँ और मैंने सेव में क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा है, ये 11 नंबर में नया रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो जाता है राहुल कुमार के नाम से, बल्कि जबकि मैंने इसको एडिट करने का ऑर्डर दिया हुआ था। तो एडिट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे अपडेट होकर दिखाई देना चाहिए था, बट हुआ क्या, एक नया डेटा इंसर्ट हो गया नया आईडी के साथ। तो ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये फिक्स कैसे करेंगे, ये फिक्स हम लोग कुछ ऐसे करेंगे कि एडिट करते वक्त हम लोग यहाँ पर आईडी भी दिखाएंगे, फिर उस आईडी के बेस पर हम लोग उसको व्यू में ऐसा कोड लिखेंगे कि अगर आईडी भी है तो आप उसको अपडेट कीजिए और अगर आईडी नहीं है तो उसको इंसर्ट कीजिए। इस तरह का कोड हमें लिखना पड़ेगा इस सेव बटन के क्लिक होने पर, जो भी व्यू चल रहा है जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है उसके बेस पर। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एडिट के क्लिक होने पर हमें आईडी भी चाहिए। हमें क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है
और पासवर्ड मिल रहा है। आईडी का हमने कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमें चाहिए आईडी भी। तो चलिए अपने फॉर्म में पहले एक हिडन फील्ड बनाते हैं। तो होम में आना पड़ेगा और ये हमारा CSRF के नीचे आपको लिखना है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ CSRF के नीचे यहाँ पर एक इनपुट टैग लिखिए, इनपुट टैग हिडन, और ये हमारा हिडन हो गया। इसमें हम लोग STUID नेम इसका दे देते हैं और सिंपली इसी तरीके से STUID इसका आईडी दे देता हूँ, STUID आईडी। ठीक है, तो ये हमारा हिडन रहेगा। अब इसका आईडी याद रखिएगा। अब इसी आईडी का यूज़ करके हम लोग आईडी को यहाँ पर रखेंगे। व्यू में आइए, देखिए यहाँ पर जो हमने आईडी रखा हुआ है, आईडी भी हमने रिस्पॉन्स के तौर पर भेजा हुआ, बस इसी आईडी को हमें एक कहीं पर रख देना है। तो मैं इसको यहाँ पर स्टूडेंट डेटा आईडी, और ये हमारा हो जाएगा STUID। ये हिडन है, दिखेगा नहीं, बट ये STUID वहाँ पर जाकर रहेगा। अब यानी कि अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ इसको और एडिट में क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर एक हिडन एक मेरा फील्ड है जहाँ पर ID 1 रहेगा। फिर अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो फिर मुझे वहाँ पर एक ID 2 दिखेगा। लेकिन जब कोई नया डेटा इंसर्ट होता है, यानी कि अगर इस तरीके से फ्रेश इंसर्ट हो, तो आईडी में कुछ भी नहीं रहता, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उस केस में वो हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। और जब एडिट में क्लिक करेंगे तो उस हिडन वाले फील्ड में यानी कि आईडी में डेटा रहेगा और वह हमारा अपडेट करने का काम करेगा। ऐसा लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक लिखेंगे कहाँ पर? ये लॉजिक हमें लिखना है सेव बटन के क्लिक होने पर, जहाँ भी एक्टिविटी होती है वहाँ पर। तो आईडी तो हमें यहाँ मिल जा रहा है और हमने आईडी यहाँ पर दे भी दिया हुआ है। तो सेव बटन के क्लिक होने पर कौन सा पेज हमारा चल रहा है वह हमें देखना पड़ेगा, यानी कौन सा व्यू हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो काम होगा वह यहाँ पर होगा, ये इंसर्ट वाले में। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें आईडी भी चाहिए होगा, तो आप आईडी के लिए एक यहाँ पर बनाइए इस तरीके से SID, और यहाँ पर STUID लिखना है, STUID वेल। अगर एडिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपको STUID वेल मिलेगा। जो भी आईडी आप जिस भी रॉ के एडिट बटन में आपने क्लिक किया उसका आईडी आपको SID में मिल जाएगा। अगर एडिट बटन में क्लिक किया तो ये SID हमें फिर डेटा के तौर पर आगे भेजना भी पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ STUID और ये हमारा SID के पास। तो मैंने इसको सेव किया था, मैं ये ऑटो फॉर्मेट होकर इस तरीके से मिल गया। कोई नहीं, जैसे भी हो। फिर ये हमारा चला जाएगा कहाँ पर, ये हमारा चला जाएगा इस सेव URL के पास। तो बाकी जो भी हम लोग लिखेंगे वह वहीं पर लिखेंगे, और थोड़ा बहुत इधर हमें एडिट करने की आवश्यकता पड़ सकती है कुछ कोड है। तो सेव यानी कि सेव डेटा वाले व्यू फंक्शन में, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो हमारा है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या करने की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर हमें सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि ये सेव होगा या फिर अपडेट होगा। सेव होगा कब, जब SID में कुछ ना आए। अपडेट होगा कब, जब आईडी पहले से एग्जिस्ट करे। तो इसी सेव से हमारा दोनों काम होता है, अपडेट भी और सेव भी, यानी कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी। अगर आईडी पहले से मौजूद होगा तो ये सेव उसको अपडेट करेगा, अगर आईडी पहले से मौजूद नहीं होगा तो ये सेव उसको इंसर्ट करेगा। ये हमने बहुत पहले देखा हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पासवर्ड के नीचे यहाँ पर कि SID को पहले पकड़ लेते हैं। ये एक काम पहले कर लेते हैं कि हमारे पास SID है तो ब्लैंक आएगा, अगर पहला रिकॉर्ड है तो इसको रिक्वेस्ट डॉट गेट के थ्रू यहाँ पर लेते हैं, गेट STUID कौन सा लिखा मैंने यहाँ पर देखिए, STUID ये जो है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो इससे हमें मिल जाएगा SID। भी जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर होगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको चाहें प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, होपफुली आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर चेक करना है कि इफ़ SID इक्वल खाली होता है, यानी कि खाली कब होगा, जब एडिट बटन पर क्लिक नहीं किया है और सेव में क्लिक कर दिया, यानी कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में ये क्या करें, ये हमारा ये वाला काम करें, क्योंकि हमारे पास SID ब्लैंक है तो SID देने का कोई मतलब नहीं बनता।
अदरवाइज यानी कि एल्स पार्ट में अगर SID के पास कोई डेटा है, कोई वैल्यू है, कोई नंबर होगा, एडिट बटन में क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि SID के पास कोई नंबर होगा, कोई ID होगा। तो उस केस में इसी को कॉपी करता हूँ, उस केस में यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ID में SID में जो होगा वो हम मैच कर ले, यानी कि हमारा एग्जिस्ट करेगा डेटाबेस में पहले से वह ID, और ये हमारा सिंपली सेव उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर SID नहीं आएगा उसके पास, यानी कि SID अगर ब्लैंक होता है तो ID उसको मिलेगा नहीं, वह सिंपली सेव कर देगा नए डेटा के तौर पर। अगर SID ब्लैंक नहीं होता है तो एल्स पार्ट चलेगा, यहाँ पर उसको ID मिलेगा, वह इन अपडेट करने का काम कर देगा, ये वाला सेव। तो इतना काम हमारा हो गया। अभी देखते हैं इतना करके कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, और हमें इसमें क्या करने की आवश्यकता है, ये सब कुछ देखते हैं। पहले देखते हैं इतना हमारा काम हो रहा है या नहीं है, फिर कहीं लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो एरर नहीं है कोई भी। इस पेज में आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और एडिट में क्लिक करते हैं। राज वाले को मैं एडिट करता हूँ, एडिट में क्लिक किया राज का, और सुमित में क्लिक करेंगे तो सुमित का, अगर हम लोग आफरीन में क्लिक करेंगे तो आफरीन का, और राहुल कुमार में क्लिक करेंगे तो राहुल कुमार। इसको एडिट करते हैं, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ जैक, यह जाएगा jack@gmail.com और यहाँ पर जैक पास, और मैंने सेव में क्लिक किया तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। जैक हमारा यहाँ पर राहुल कुमार था, अभी हमारा ये क्या हो गया, जैक हो गया। मतलब यहाँ पर हमारा अपडेट होकर हमें दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अली को एडिट करता हूँ। अली में क्लिक किया, लेकिन अली में क्लिक करने पर हमारे एडिट बटन में क्लिक तो हो रहा है, बट हमारा ये डेटा यहाँ पर पॉपुलेट नहीं हो रहा है। अगर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद अली में क्लिक करें तो फिर ये हमारा आता है। ये हमारा एक अलग तरीके का प्रॉब्लम है। पहले देख लेता हूँ कि ये हमारा अपडेट हो रहा है या नहीं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। तो अली की जगह मैं लिखता हूँ आतिफ़, मैंने इसका सिर्फ नाम चेंज किया, 6 नंबर में है। सेव में क्लिक करेंगे बिना रीलोड हुए, सेव में क्लिक किया, रीलोड नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, और अली की जगह आतिफ़ हो गया। बट अब हमारा ये काम नहीं कर रहा है। एडिट में क्लिक करो, एडिट बटन क्लिक तो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल में, बट यहाँ पर हमारा डेटा नहीं आ रहा। तो ये एक भारी समस्या हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो, कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर से और क्लिक करता हूँ, 9 नंबर पर क्लिक किया, देखिए नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारा डेटा पॉपुलेट नहीं हो रहा। रिफ्रेश करके करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो होना चाहिए था। देखते हैं कि क्या इशू है हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बता रहा है वैल्यू एरर। ये कह रहा है फील्ड ID एक्सपेक्टेड नंबर बट गॉट 9/9 आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं अगर क्लिक करता हूँ जैक में, यानी कि 11 नंबर में, तो यहाँ 11 तो आ रहा है, बट यहाँ पर स्लैश एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो हमने कहीं स्लैश मिस्टेक से लिख दिया हुआ, जो कि अपेंड होकर आ रहा है, और जो कि आ रहा होगा हमारा यहाँ पर क्लिक करने पर, यानी कि ये हमारा जब रीपॉपुलेट होता है उसके बाद से। तो रीपॉपुलेट हमने करवाया कहाँ पर, अपने ऐड वाले कोड में करवाया, यानी कि यहीं पर हमारा कहीं होगा, सेव वाले में करवाया। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कहीं स्लैश लिखा हुआ एक्स्ट्रा। इनपुट जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा स्लैश है, वैसे तो HTML का कोड अगर सिर्फ देखें तो ये हमारा ठीक है, बट यहाँ पर ये ठीक नहीं है। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, और यहाँ से भी इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको कर देता हूँ सेव। अभी ये हमारा सही काम करना चाहिए। यहाँ पर इनपुट की जगह पर बटन लिखिए, बटन टैग का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इस टाइप को थोड़ा सा मैं इंडेंट कर देता हूँ ठीक तरीके से। इसको मैंने सेव किया, अभी देखते हैं कि हमारा सही तरीके से काम करता है। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, फिर वापस से सुमित को मैं करता हूँ रोहित किया, इसको सेव में क्लिक किया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और रोहित हमारे यहाँ चेंज हो जाता है। अभी हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, देखिए हमारा आतिफ़ आ रहा है। आतिफ़ को कर देते हैं अली, बिना पेज रीलोड हो गया हमारा, या आतिफ़ अली हो जाना चाहिए, तो अली हो गया। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है। अभी एक और चीज़ मुझे यहाँ देखना है कि एडिट तो हो गया, अपडेट भी हो रहा है। अभी अगर नया रिकॉर्ड जाता है तो हमारा वह क्या होता है, यहाँ पर हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या नहीं होगा। तो एक नया रिकॉर्ड के लिए नया नाम हमारे पास है komal@gmail.com, और komal123 लिखा और सेव में क्लिक किया। तो क्या हुआ, यही हमारा अपडेट हो गया, बल्कि जबकि ये नया रिकॉर्ड था, ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए था।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि जब आपने एडिट में क्लिक किया और आप यहाँ पर, तो आपका जो आईडी है उस आईडी में वैल्यू बना हुआ रहा। तो हमें करना ये पड़ेगा कि जब ये सारा हमारा अपडेट होता है तो हमें आईडी को खाली कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कोड, और वो कोड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि $, और जब हमारा सारा काम हो जाए तो आईडी हमारा खाली हो जाना चाहिए हर एक बार। तो STUID लिखिए .val और यहाँ पर सिंपली इसको खाली कर दीजिए। तो ये हमने खाली कर दिया। इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 0 वाले में भी ये दोनों ही लिख देता हूँ। ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ भी हो जाएगा। अब ये वह प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है, लेकिन करके एक बार देखना पड़ेगा। जब हम लोग एडिट में क्लिक करते हैं, राहुल को क्लिक किया, राहुल को करते हैं साहिल, और हमने सेव में क्लिक किया तो साहिल ये हो गया हमारा। अभी मैं वापस से साहिल को कर देता हूँ राहुल, ये मैंने सेव में क्लिक किया, वापस से राहुल होगा। अभी हम लोग नया डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने कोमल का तो अभी किया, इसका फिर से आतिफ़ का करता हूँ। आतिफ़ एक नया नाम है, ये हमारे लिस्ट में पहले से मौजूद नहीं है, आतिफ़, और atif@gmail.com, और यहाँ से atif123, ये हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। मैंने सेव में क्लिक किया, देखिए हमारा नया रिकॉर्ड आ रहा है। तो अब जब भी ये होता है तो हमारा STUID जो है ब्लैंक हो जाता है, इसी वजह से अब पुराना वाला रहता नहीं, और जब तक आप एडिट में क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका STUID में वैल्यू आएगा नहीं। तो अभी हमारा ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो सारा काम हमने कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको पूरे को रिफ्रेश करता हूँ। पहले डिलीट, अगर डिलीट करना हो किसी को, आप डिलीट बटन में क्लिक कीजिए, वो आपका डिलीट हो जाएगा। जैक को डिलीट कर दिया, और मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से कोमल को, तो कोमल भी डिलीट हो गई। अभी कोई नया डेटा इंसर्ट करना हो तो नया डेटा इंसर्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ sonal@gmail.com, sonal123, और सेव में क्लिक किया तो सोनल का नया डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। अभी मैं इसमें से किसी को एडिट करना हो, जैसे राज को एडिट करना हो, तो राज की जगह मैं लिख देता हूँ बाज, और मैंने यहाँ पर सेव में क्लिक किया तो देखिए राज की जगह पर हमारा ये जाना चाहिए, बाज हो गया। अभी किसी और को एडिट करना हो, जैसे इसको नहीं, रोहित को एडिट करना हो, रोहित को एडिट करके सुमित करते हैं वापस से, तो यहाँ सुमित लिखिए, सुमित लिखकर सेव में क्लिक किया तो सुमित हमारा हो गया। अभी हमें नया रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करना हो, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं कुणाल नाम से, तो कुणाल लिखा, kunal@gmail.com और kunal123, और मैंने सेव में क्लिक किया तो कुणाल हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। कि हमारा एडिट, डिलीट, सेव, अपडेट सब कुछ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो बढ़िया हो गया। ये हमारा CRD ऑपरेशन हो गया। किसी भी हालत में हमारा पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको इस कोड में क्या इन्हेंस करना है वह मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है, जैसे कि हम लोग अगर कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं, ये हमारा कंसोल हो गया। ठीक है, नया डेटा मैं इंसर्ट करता हूँ, यह मैं करके दिखा देता हूँ, उतना छोड़िए, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता था कि आप यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करें, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करें। जो यहाँ कंसोल में मैसेज प्रिंट हो रहा है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, या फिर अनेबल टू सबमिट, या फिर ऐसा कुछ जो भी एरर आ रहा था यहाँ पे कंसोल में, वह आपको यहाँ पर आना चाहिए। वह मैं चाहता था कि आप लोग करें, बट मैं करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा बट हो जाएगा। तो पहले कहाँ पर दिखाना वो मैसेज, उसके लिए हमें एक जगह बनाना पड़ेगा। तो मैं फॉर्म के नीचे बनाऊंगा, यानी कि हमारा जो फॉर्म है, इस फॉर्म क्लोजिंग फॉर्म टैग के जस्ट नीचे यहाँ पर एक डिव बनाइए, और इस डिव में कुछ भी नहीं लिखना, ये हमारा डेटा वहाँ इंसर्ट होगा। इसकी आईडी दे दीजिए, इसका आईडी हम लोग देते हैं एरर मैसेज। एरर मैसेज नहीं होगा, ये सिर्फ मैसेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको सिर्फ मैसेज लिख कर दिखाता हूँ, और इसमें कुछ क्लासेस दे देते हैं, क्लास इक्वल अलर्ट, डेंजर, अलग अलग कलर नहीं देंगे, सिर्फ डेंजर बस यही लिखता हूँ। और इनिशियली ये हमारा डिस्प्ले नन होना चाहिए, ये हमारा दिखना नहीं चाहिए, वरना ये हमें खाली ही दिख जाएगा कलर के साथ। तो मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, और मैंने इसको सेव किया। अभी डिस्प्ले नन ना करूँ तो क्या होता है, एक बार पहले ये देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आया कि ये डिस्प्ले नन लिखने का यहाँ फ़ायदा क्या होता है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मुझे ये यहाँ दिखाई देता है। अभी कोई मैसेज नहीं आया, मगर फिर ये मुझे लाल कलर में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई ना दे, इसलिए इनिशियली मैं इसको डिस्प्ले नन रख देता हूँ। अभी मुझे ये दिखाई दे, अभी जब ज़रूरत होगा तो हम लोग jQuery के थ्रू इसको डिस्प्ले करवा लेंगे। अभी ये हमें दिखाई, अभी हमारा क्या काम है,
हमारा काम ये है कि जब हमारा कोई डेटा इंसर्ट होता है, जैसे कि मैं अभी एक इंसर्ट करता हूँ, कुमार लिखा, kumar@gmail.com और kumar123 लिखा और मैंने सेव में क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाता है इंसर्ट होकर। मुझे ये यहाँ पर फॉर्म सबमिटर यहाँ दिख रहा है, यहाँ ना दिखकर मुझे ये यहाँ दिखना चाहिए इस डिव में। तो इसके लिए हमें कोड लिखना है। ये हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, हमें आना है एजेक्स में, और हमारा ये कंसोल में अभी दिख रहा है। कंसोल में ना दिखे, कंसोल में दिखने के बजाय ये मुझे दिखे कहाँ पर, ये मुझे दिखे अभी हमने जो जगह बनाया वहाँ पर, यानी कि पहले इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो $सिंबल और एज MSG हमने लिखा था, आईडी उसका MSG, और वहाँ पर टेक्स्ट देना है हमें ये वाला, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसको कट करता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ इस कंसोल को। और चूँकि वो डिस्प्ले नन है तो हमें ऐसे दिखाई देगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डिस्प्ले को शो करवाना पड़ेगा। तो वही है, क्या है, मैसेज MSG, और ये हमारा हो जाएगा शो, और यहाँ पर कर दीजिए सेव इसको, टेक्स्ट शो, ये हमने कर दिया। अभी हमारा ये काम सही तरीके से करना चाहिए। इसी तरीके से अगर अनेबल टू होता है तो क्या हो, सेम यही कॉपी किया और यहाँ पर ये कंसोल ना करके क्या करेगा, इसको पेस्ट किया और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अनेबल टू, क्या लिखा हुआ था इसमें, अनेबल टू सेव फॉर्म, या फिर अनेबल टू सेव डेटा, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, शो हो जाएगा। बाकी ये वेल हमारा स्टडी खाली होगा और हमारा फॉर्म भी रिसेट हो जाएगा। 0 जब आएगा तब, और 1 आएगा तब, तो ये सारी चीज़ें होंगी और ये मैसेज दिखेगा। ओवरऑल मेरा आइडिया सही तरीके से काम करना चाहिए। ये हमारा सेव होने पर होगा। सेम इसी तरीके से जब इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और सेम इसी तरीके से डिलीट होने पर हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा डिलीट का काम है। यहाँ पर हमारा जो कंसोल है इसको हटाकर, इसको हटाता नहीं, यहाँ पर पहले पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद ये जो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज है इसको कट करके यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद इस कंसोल को हटा देते हैं। ओके, अभी मैं डिलीट करने पर ये मैसेज दिखेगा। और आप चाहें तो यहाँ पर ये वाला कॉपी करके और इसके नीचे यहाँ पर अनेबल टू डिलीट डेटा, ये वाला यहाँ पर रख सकते हैं। इसको पेस्ट किया और इस चीज़ को यहाँ से गायब कर देना। एडिट के क्लिक होने पर तो हमें कोई मैसेज दिखाना नहीं है, क्योंकि एडिट के क्लिक होने पर कुछ भी होता नहीं, सिर्फ हमें डेटा पॉकेट होता है फॉर्म में। वो काम यहीं से हो जाएगा। जब अपडेट सेव में क्लिक करेंगे तो वही अपडेट करता है और वही हमारा ऐड करता है नया रिकॉर्ड। तो वही फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ऐसा ही मैसेज दिखेगा। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको वापस से रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। पहले डिलीट करता हूँ कुणाल को, रिफ्रेश नहीं हुआ, कुणाल हमारा यहाँ से गायब और डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी हमें मिल गया। अभी एक और डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से बाज को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट में क्लिक किया, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ से हमारा डेटा भी गायब और यहाँ से डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है। अभी एडिट में क्लिक करेंगे या फिर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं राज का, जो मैं डिलीट कर दिया, raj@gmail.com और raj123 हमने सेव में क्लिक किया। बिना पेज लोड फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज मिलता है, राज का यहाँ डेटा मिल जाता है। एक और इंसर्ट करते हैं, जैक @gmail.com और यहाँ से jack123 और पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। सेव में क्लिक किया, पेज बिना रिफ्रेश हुआ, हमारा डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है और हमें मैसेज भी मिल जाता है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब एडिट का करके दिखाता हूँ। मैं पहले डिलीट कर देता हूँ एक दो को, इसको डिलीट कर दिया, कुमार को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एडिट करके दिखाता हूँ। आफरीन को एडिट करते हैं, आफरीन का नाम चेंज कर देते हैं, आफरीन से इसको कर देते हैं अली और सेव में क्लिक कर, देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और आफरीन की जगह हो जाएगा अली। फिर आप किसी और को करना चाहते हैं, लाइक सुमित को, सॉरी डिलीट कर दिया मैंने, सॉरी एडिट करना है किसी और को, मान लीजिए राहुल को, तो राहुल में क्लिक करना है और यहाँ से राहुल की जगह कर देता हूँ मैं रोहित। सेव में क्लिक करेंगे, हमारा ये रोहित हो जाएगा। मतलब सब कुछ सही तरीके से काम करे, मैसेज भी प्रॉपर तरीके से हमें मिल रहा है। तो बस ये छोटा सा काम था जो मैं आपसे चाहता था कि आप करें, बट मैंने कर दिया। और ये एडिट बटन क्लिक, ये जो कंसोल हो रहा है इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये नीचे यहाँ पर कहीं होगा एडिट वाले पे, ये देखिए कंसोल, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट
ये कमेंट कर दिया। और हमारे टर्मिनल में कुछ 2 इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। मैं इसको भी कहीं से ढूंढना पड़ेगा मुझे, ये कहाँ प्रिंट हो रहा है। ये देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। तो ये पूरा कोड हमारा हो गया जिसमें हम लोगों ने जेंगो यूज़ किया 3.1, बूटस्ट्रैप यूज़ किया 5, एजिक्स यूज़ किया, जेक्वेरी यूज़ किया है और CRUD प्रोजेक्ट है हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।